गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड ऑलरेडी एंड देयर आर मेनी मोर ज्वाइनिंग। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस सेशन में, एबीपी के तेजस के सेशन में, जहां हम लोग आज बात करने वाले हैं माइंड पावर के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कैसे थॉट्स हमारी रियलिटी बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और एक नई शुरुआत इस लाइफ में हम लोग करने वाले हैं। आइए सबसे पहले, इसके पहले कि हम हमारे मेन सेशंस की तरफ आगे बढ़ें, हम सबसे पहले अपने विजन और मिशन को एक बार दोहरा लेते हैं। अगेन रिपीटेशन का इम्पोर्टेंस आपको यहाँ भी समझ में आ रहा होगा कि जब जब हम अपने सेशन को शुरू करते हैं, हम अपने पर्पस को, कोर पर्पस को, अपनी वैल्यूज़ को हम याद रखते हैं और उन वैल्यूज़ के साथ हम अपनी लाइफ को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। हर एक की लाइफ में कुछ कोर वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसके साथ में वो अपनी लाइफ को अलाइन करे। और जब जब भी वो अपनी उन कोर वैल्यूज़ को पढ़े, उनके साथ रिलेट करे, तो उसकी लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। बिकॉज जिस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, वो चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पूरा के पूरा प्रोग्राम जो है वो अजय भारत प्रकल्प की तरफ से लिया जा रहा है। अजय भारत प्रकल्प एक सेक्शन 8 कंपनी है जो कि ज़्यादातर लोगों के डोनेशंस के बेसिस पे चलती है। और ये कंप्लीटली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा लक्ष्य है व्यक्ति के निर्माण से विश्व के निर्माण तक आगे बढ़ना। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इनिशिएटिव है, जिसके तहत ये सारी क्लासेस हो रही हैं यूथ एम्पावरमेंट की, उसका नाम है तेजस। तेजस स्टैंड्स फॉर व्हाट? टुवर्ड्स एक्सीलेंस, जॉय, अवेयरनेस एंड सक्सेस। वी वांट आवर यूथ टू एक्सेल इन ऑल द फील्ड्स विद जॉय, विद सेल्फ अवेयरनेस एंड विद ऑल सक्सेस। और इसके लिए कोड ऑफ ऑनर है। कोड ऑफ ऑनर जो है, जिसका पालन करने से ये सब हमें मिलेंगे। तो क्या है? सबसे पहले इंस्पिरेशन। हमें हमेशा अपने आप को इंस्पिरेशन के मोड में रखना है। जो कुछ दुनिया में अच्छा हो रहा है, जहाँ से हमें अच्छे थॉट्स मिल सकते हैं, जहाँ से हमें अच्छी इंस्पिरेशंस मिल सकती है, प्रेरणाएं मिल सकती है, उनको लेने के लिए हमेशा तैयार रहना, अपने समय का इन्वेस्टमेंट करना इंस्पिरेशंस को गैदर करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इंस्पिरेशन हमारी पहली कोड ऑफ ऑनर का पहला कोड है। दूसरा कोड है हमारा कमिटमेंट। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के साथ कमिटमेंट, और कमिटमेंट के साथ जुड़ी हुई है एक्शन। तो जब इंस्पायर होंगे, कमिटेड होंगे और एक्शन लेंगे, तब जाके हमारे जीवन में तेजस का उदय होगा। हम हमारे जीवन में हम जहाँ भी चाहेंगे वहाँ हम एक्सेलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है एम्पावरिंग द यूथ ऑफ इंडिया विद द वैल्यू एजुकेशन एंड वैल्यूज फॉर बेटर वर्ल्ड। इस दुनिया को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जिनकी सोच बहुत पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव सोच के लोग जो दुनिया को कुछ देने का इरादा रखते हैं, वही दुनिया के अंदर कुछ चेंज लेकर आ पाते हैं, इस दुनिया को बदल पाते हैं। तो हर सदी में ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव लोग हुए जिन्होंने अपनी अपनी लाइफ के कंट्रीब्यूशन में से दुनिया को बदलने के का काम किया। और उसी की बदौलत आज ये वर्ल्ड एक बेटर प्लेस है। और इसको और ज़्यादा बेटर बनाने का काम अब नई जनरेशन को करना है। इसमें रोल ऑफ मेंटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये हमेशा मेंटर के रोल को बहुत बड़ा मानती रही है। मेंटर का रोल हमारी लाइफ में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेंटर वो अपने एक्सपीरियंसेस को, वो अपने नॉलेज को, वो अपनी वैल्यूज़ को मेंटी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। और उससे जो है वो मेंटी की लाइफ के अंदर स्पीड स्पीड के साथ प्रोग्रेस होती है, फास्ट प्रोग्रेस होती है, गलतियां करने से वो बचते हैं। तो ये रोल है मेंटर और मेंटी का। एंड इसीलिए अजय भारत प्रकल्प, लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम, ये मेंटर एंड मेंटी मॉडल पे हैं, चलते हैं। और हमारे मेंटीज जो हैं, सीनियर मेंटीज, वो बहुत सारे फील्ड में नए बच्चों के लिए मेंटर भी हैं, क्योंकि वो अपने अपने फील्ड के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और पिछली बार हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानी समझी। हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे हमारे थॉट्स जो हैं
वो क्या बन जाते हैं, हमारी रियलिटी बन जाते हैं। आज का जो सेशन है, आज का सेशन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा साइंटिफिक रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि हमारी जो यूथ है, यंग स्टूडेंट है, वो बिलीव करते हैं कोई भी चीज जब साइंस के थ्रू प्रूव होती है उसके ऊपर। वैसे देखा जाए तो साइंस हर चीज प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक साइंटिफिक सोसाइटी का एक हिस्सा बताते हैं। तो इसलिए साइंस के थ्रू हर चीज को हम प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन अगर जो बहुत ज्यादा साइंस के थ्रू हर चीज को प्रूव करने की बात करता हो, कभी उससे पूछो कि माँ की गोदी में बच्चे को वो आराम क्यों मिलता है जो कि किसी और की गोदी में नहीं मिलता। हम्म, साइंस के पास इसका क्या जवाब है? साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। साइंस रिलेट करेगा नहीं, आप बचपन से उस गोदी में थे, लेकिन हमको जब बचपन में हम थे तो हमें तो उस गोदी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन 50 साल के होने के बाद भी आज भी जब हम अपनी माँ की गोद में लेटते हैं तो वही आराम मिलता है, वही सुकून मिलता है। साइंस कभी भी प्यार की परिभाषा को नहीं बता पाएगा, वो केवल हार्मोनल लेवल पे उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, नथिंग एल्स। लेकिन प्यार उसके बियॉन्ड बहुत कुछ होता है। तो ये कैसे सब चीजें साइंस में तोली जा सकती हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लकीली जिसको हम कहते हैं कि साइंटिफिक वर्ल्ड ने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ हैं, और ऐसी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि अब इसके ऊपर बात करने लगे हैं और इसके ऊपर हामी भरने लगे हैं कि हाँ, थॉट्स जो हैं वो ब्रेन और ब्रेन के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। थॉट्स हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में ज़्यादा रहते हैं तो ये हमारी लाइफ को टॉक्सिक बना सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च लगातार होता जा रहा है, और आज हम उसी तरीके के रिसर्च को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन खासकर यंग स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए, बच्चों, आप लोगों के लिए आज का सेशन जो है थोड़ा साइंटिफिक होगा, आपको भी मज़े आएंगे। हो सकता है थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगे, ऐसा लगे कि किसी साइंस टीचर की क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार, अब तो जब साइंस भी ये प्रूव कर रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो हमें तो इस डायरेक्शन में काम करना ही चाहिए। तो आज के सेशन को ध्यान से समझना, और फिर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हम आखिरी में लेंगे। तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं। पिछली बार हमने जहां पे बात को खत्म किया था वो यहां पर थी कि आ, निकोला टेस्ला ने ये बात कही कि हर चीज इस दुनिया में जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी के आसपास वाइब्रेशंस होते हैं। और ये सारे वाइब्रेशंस जो हैं वो केवल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होते हैं, ये वाइब्रेशंस हमारे थॉट्स के भी होते हैं। और ये सारे थॉट्स के जो वाइब्रेशन है, ये आगे चल के धीरे 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 हमारा एहसास बनते हैं। तो अभी तक आपने बात की थी थॉट्स की। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे थॉट्स के साथ फीलिंग्स कैसे कनेक्टेड है। एहसास वर्ड जो है वो एक उर्दू शब्द है ना। अनुभूति उसका हिंदी शब्द है। और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, एहसास को क्या कहते हैं, फीलिंग्स, है ना। एहसास को क्या कहते हैं, फीलिंग्स। तो आज थॉट्स, थॉट्स कैसे हमारी फीलिंग्स बनते हैं, और फीलिंग्स लगातार जिस फीलिंग में हम रहते हैं वो हमारी रियलिटी कैसे बनती चली जाती है, इन सब चीजों को आज हम लिंक करेंगे। और इन इस पूरी चीज को लिंक करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये ब्रेन, है ना। ये ब्रेन में ही थॉट्स पनपते हैं। ब्रेन के पीछे जो एनर्जी है उसको हमने पीछे पिछले सेशन में डिफाइन किया था, मन। मन जो है, माइंड जो है, वो ब्रेन के साथ जुड़ के काम करता है, और ब्रेन के अंदर थॉट्स बनाता है। थॉट्स बनाने के बाद में वो थॉट्स हमारी फीलिंग बनने लग जाते हैं, और फीलिंग बनने के बाद में वो हमारी रियलिटी में भी कन्वर्ट होते हैं। इस पूरे साइंस को आज हम ध्यान से समझेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको हमेशा ना, पता है, डर लगेगा। किस चीज से डर लगेगा पता है? नकारात्मक सोचने से डर लगेगा। निगेटिव सोचने से ही डरने लग जाओगे, क्योंकि अब आपको साइंस समझ में आ जाएगा कि यार अब हम ज्यादा देर तक निगेटिव सोचेंगे तो ये हमारी फीलिंग बनने लगेगी, और फीलिंग बनेगी तो हमारा फ्यूचर बनेगा। सो TFF फॉर्मूला है, थॉट्स, फीलिंग एंड फ्यूचर। थॉट्स, फीलिंग एंड फ्यूचर। तो इस चीज को अगर आप TFF को याद रखो हमेशा,
तो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा जाने में मदद मिलेगी। तो आज हम बहुत सारे विज्ञान की खोजों पे बात करेंगे, अलग अलग साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या न्यूरो साइंटिस्ट भी इसके ऊपर कुछ कहते हैं, साइकेट्रिस्ट जो कि वेस्टर्न साइकेट्री को पढ़ के बाहर निकले हैं, वो भी क्या ये थॉट्स के ऊपर और ब्रेन पैटर्न के इम्पैक्ट के ऊपर बातें हो रही है, इसको भी हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये माइंड और बॉडी के रिलेशन को समझेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि साइंस जो है ना बहुत एलिमेंट्री स्टेज में, जो बहुत अच्छा साइंस करते हैं, अगर आप उनसे भी पूछो कि क्या आज का साइंस जिसको आप मोस्ट मोस्ट इवॉल्व्ड साइंस कहते हो, ये किस स्टेट में आज आप देखते हो, तो वो भी कहेंगे कि ये मोस्ट इवॉल्व्ड आप लोगों को लगता है, लेकिन ये साइंस की तो बहुत बचपन की स्टेज है, अभी साइंस को बहुत कुछ खोजना बाकी है। पहले के जमाने में जब साइंस ने बॉडी को समझना शुरू किया था, बॉडी की फंक्शंस को समझना शुरू किया था, तो पहले के जो फिजिशियंस होते थे उनका एक विचार था कि पहले जो बॉडी है उसको वो एक तरह से एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह लेते थे, नथिंग मोर देन दैट। उनको लगता था सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होता है, ब्रेन, हार्ट और ये जो बेसिक कोर वाइटल्स जिसको बॉडी के कहते हैं, वो हमारी बॉडी को चलाते हैं, इसमें कोई सोल या कोई इस तरह की एंटिटी नहीं होती। और ये कुल मिला के अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मैकेनिज्म है, जिसको चलाने का जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है वो ब्लड, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड, ये इस पूरी एंटिटी को चलाती रहती। तो उसको बोला जाता था सोमेटिक एक्सपीरियंस, सोमेटिक थ्योरी। सोमा मतलब ये बॉडी। तो इस बॉडी का जो पूरा के पूरा साइंस इसके ऊपर डेवलप हुआ, ये पूरा के पूरे साइंस को उस तरीके से लिया गया। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि केवल ये सोमा यानी ये बॉडी के जो फिजिकल लेवल है, इसी के ऊपर सारी बीमारियां नहीं होती और इसी से सारी बीमारियां दूर नहीं होती। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऐसे बहुत सारी चीजें लोगों के सामने, साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने आई, जिसमें पता लगा कि मेंटल कंडीशनिंग का बहुत फर्क पड़ता है बीमारियों के ऊपर। और पहली बार कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी, जिसको जैसे कॉम्बिनेशन मिला, माइंड एंड गट कॉम्बिनेशन, है ना। ऐसा कहा जाता है योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। हमारे यहाँ इतने सारे डॉक्टर्स भी हैं, तो इनके सामने जो भी मुझे बात करनी पड़ती, बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती, नहीं तो वो पकड़ लेते हैं। तो डॉक्टर्स ये बात आज जानते हैं कि माइंड और गट का बड़ा बड़ा स्ट्रेट कॉम्बिनेशन है। इफ योर माइंड इज इन एंजाइटी, इफ योर माइंड इज इन स्ट्रेस, उसका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन आपके गट पे, आपके पेट पे पड़ेगा। मतलब ज्यादातर स्ट्रेसफुल लोगों के अंदर एसिडिटी बनती है, ज्यादातर जो लोग स्ट्रेसफुल रहते हैं उनके अंदर ब्लोटिंग, गैसेस, और ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से क्रॉनिक कोलाइटिस और ये सारी प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ती है। तो आज ये कॉम्बिनेशन जुड़ गया। माइंड का कॉम्बिनेशन किसके साथ जुड़ा? गट के साथ जुड़ा। माइंड का कॉम्बिनेशन जुड़ा हार्ट के साथ। माइंड का कॉम्बिनेशन जुड़ा बाकी के कोर वाइटल्स के साथ। तो अब ये मानते हैं डॉक्टर्स भी कि केवल सोमेटिक कंडीशंस नहीं होती इंसान की, साइको कंडीशंस यानी उसके ब्रेन के, उसके थॉट के पैटर्न भी उसके सोमा को, उसकी बॉडी को इंपैक्ट करते हैं। इसलिए कुछ कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हम इसको कितनी भी मेडिसिन दें, इसके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा, बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। अब ही का मतलब उनसे भी पूछो तो कौन कौन, आप शरीर के अंदर तो मेडिसिन डाल ही रहे हो, बॉडी तो उसको डिसॉल्व कर रही है और अलग अलग जगह पे ब्लड के थ्रू पहुंचा ही रही है, लेकिन फिर भी असर क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज मेंटली ही इज नॉट रेडी। मेंटली वो जो है वो अब क्योर होना नहीं चाहता, उसकी लाइफ की कोई एस्पिरेशन बाकी नहीं रह गई है, उसकी लाइफ में कोई ऐसा मजा बाकी नहीं रह गया है जिसके लिए वो जीना चाहता है। तो ऐसे लोगों पे जो है वो फिजिकली जो मेडिसिन का असर भी जो है वो कम होता है, या कभी कभी लगभग ना के बराबर रहता है। तो इसको साइंस ने बोला माइंड और बॉडी का रिलेशन। और आज का जो साइंस है, जो कि नई खोजों के आधार पे बना हुआ है, वो ये मानता है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी यानी हम जो कुछ भी हैं वो फिजिकल और मेंटल का कॉम्बिनेशन है। जब हम कहते हैं खुद को हम, तो हम का मतलब है हमारे अंदर एक हमारा सॉफ्टवेयर है और एक हमारा हार्डवेयर है। हमारा हार्डवेयर है हमारी ये फिजिकल बॉडी, और हमारा सॉफ्टवेयर है हमारा माइंड।
है ना। तो इसको कहा गया स्ट्रक्चर यूनिट फिजिकल बॉडी को, और इसको कहा गया इंस्ट्रक्शनल यूनिट, जो कि इस स्ट्रक्चरल यूनिट को इशारे देता है, उस हिसाब से हमारा हमारा बॉडी जो है वो काम करता है। अब देखो बात क्या हुई, यहां पे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स इस बॉडी में आती हैं, इसको भी कनेक्ट किया गया लेटेस्ट रिसर्च के थ्रू न्यूरल पैटर्न्स के साथ, और माइंड से जो होने वाले वाइब्रेशंस हैं या थॉट्स के जो असर हैं, उसको भी कनेक्ट किया किया गया साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ। और साइकोलॉजिकल इश्यूज के पीछे की भी जो जड़ पकड़ में आई वो थी न्यूरल पैटर्न। तो अब जो साइंस है वो न्यूरल पैटर्न के ऊपर बहुत बात कर रही है, और उनका कहना यह है कि ये वो पहला रूट एलिमेंट है जहां से किसी भी चीज की फाउंडेशन या कोर में शुरुआत होती है, किसी अच्छाई की भी और किसी बुराई की भी, किसी ताकत की भी और किसी कमजोरी की भी। तो कुल मिला के न्यूरल पैटर्न पे अब साइंस आके बहुत खोज कर रहा है। और ये न्यूरल पैटर्न्स कैसे बने हुए होते हैं, ये न्यूरल पैटर्न्स जो होते हैं ये न्यूरॉन्स के आपसी कॉम्बिनेशन से बने हुए पाथवेज को न्यूरल पाथवेज या न्यूरल पैटर्न कहा जाता है। तो अब साइंस ये बताती है कि हमारे अकेले ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 86 बिलियन। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स लगातार आपस में, ये एक तरह से छोटे छोटे लाइट बल्ब की तरह आप मानो, जो लगातार हमारे ब्रेन फ्लूइड के अंदर बहते रहते हैं और सक्रिय रहते हैं। एवरी टाइम दे आर इन सम एक्शन। और वो एक्शंस क्या हैं, वो अपने आप इल्यूमिनेट होते हैं, और इल्यूमिनेशन के साथ साथ वो अपने नेक्स्ट वाले न्यूरल पैटर्न न्यूरॉन के साथ जोड़ के कोई एक पैटर्न बनाने की, एक पाथवे बनाने की कोशिश करते हैं, जिनको न्यूरालिंक या न्यूरल पाथवे कहा जाता है। और ये भी बताया गया कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होकर जो पाथवे बनाते हैं, उस पाथवे से हमारी लाइफ की फिजिकल और मेंटल कंडीशंस आगे चल के जुड़ी हुई रहती है। बिकॉज जो कुछ हो रहा है, जब भी हम एक थॉट पैदा करते हैं तो हमारे वो न्यूरॉन्स इल्यूमिनेट होते हैं, वो न्यूरॉन के अंदर एक एनर्जी जाती है। अब वो एनर्जी वहां तक कैसे पहुंच रही, हमारा थॉट कैसे, क्योंकि न्यूरॉन्स भी अगर कुछ भी मानो, कितने भी छोटे मानो, तो भी एक फिजिकल यूनिट, एक फिजिकल एंटिटी है जिसको देखा जा सकता है स्कोपीज के सहायता से। तो ये तो एक फिजिकल एंटिटी, लेकिन इसके अंदर ये इल्यूमिनेशन कैसे होता है, इसके अंदर ये चमक या इनकी सक्रियता अंदर कैसे आती है, तो कैसे आ रही है, वो थॉट एनर्जीज जो हैं वो ट्रांसफर होती जा रही हैं लगातार, करंट के रूप में इनको चलाए रखती हैं। तो आज पहले थोड़ा सा फिजिकली, अभी ये तो फोटोग्राफ है तो आपको नहीं समझ में आएगा न्यूरॉन्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो लकीली यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपको मैं न्यूरल पैटर्न्स फाउंड होते हुए दिखा सकता हूं, है ना। तो एक बार एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। तो ये छोटी सी एक क्लिप है जिसमें आपको ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स के आपसी कनेक्शन दिखाए गए। अब मजेदार बात ये देखना, जब ये क्लिप चलेगी तो कैसे दो अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, और इन न्यूरॉन की जो स्टेम्स है उनको भी देखने की कोशिश करना, आपको बड़ा अनुभव होगा कि यार ये कैसे एक दूसरे के साथ में, इनके अंदर कोई आंखें थोड़ी है कि ये वाला न्यूरॉन वहां पर है, ये वाला, ये कैसे एक दूसरे को ब्रेन में ढूंढ रही हैं और कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं, ये अपने आप में बहुत समझने वाली और सरप्राइजिंग बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके अंदर इल्यूमिनेशन है, यहां दिख रहा है आपको इल्यूमिनेशन अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर। तो ये इल्यूमिनेशन कोई बाहर से कोई इसके ऊपर आफ्टर इफेक्ट करके लाइट डाली गई नहीं है, ये इनका नेचुरल इल्यूमिनेशन, नेचुरल इल्यूमिनेशन। मुझसे एक बार किसी ने बात की थी, जब हम न्यूरॉन्स पे डिस्कस कर रहे थे, तो उसने मुझसे बात की कि सर इन इन इस नेचुरल न्यूरॉन लाइट को आप किस तरीके से देखते हो। तो मैंने कहा यार, हमारे यहाँ ना भगवान की जो तस्वीर होती थी उसके पीछे एक नेचुरल इल्यूमिनेशन दिखाया जाता था पीछे की तरफ। और बड़ा, जब बचपन में हम वो तस्वीरें देखते थे तो बड़ा मैं सोचता था कि ये क्या, इसके इनके पीछे क्या हमेशा बल्ब लगा होता है क्या, कि ये इनके पीछे हमेशा ऐसा इल्यूमिनेशन चलता रहता है। तो जब ये न्यूरॉन्स के ऊपर स्टडी की, और तब पता चला कि ये जो नेचुरल इल्यूमिनेशन है, शायद हमारे ऋषियों ने उसी नेचुरल इल्यूमिनेशन को देखा होगा, और उसी नेचुरल इल्यूमिनेशन
के पैटर्न को बाहर इंसान को दिखाया गया कि तुम्हारा ये जो सबसे अच्छा थॉट है, ईश्वर क्या है, ईश्वर अपने आप में सबसे अच्छा, सबसे सच्चा थॉट, पवित्र थॉट की जो एक वाइब्रेशन है, वो हम कहते हैं इट्स अ गॉडली वाइब्रेशन। तो उस गॉडली वाइब्रेशन के अंदर जो पैटर्न दिखाए गए, वो इल्यूमिनेशन के पैटर्न इन न्यूरॉन्स के अंदर भी दिखते हैं। तो हम पहले थोड़ा देखते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों को खास तौर पे What you're देखना looking चाहिए। at here are two neurons under the microscope that I've filmed. And if you wait really patiently, you'll be able to see them connecting to one another. देखो ध्यान से कैसे उसकी न्यूरॉन्स की स्टेम्स एक दूसरे के पास में आ रही हो, पास में आते ही कनेक्ट हुए, और कनेक्ट होने के बाद में देखना अब ये पैटर्न बना दिया है। देखो आखिरी में दिखा तुमको, ये स्टेम ये आपस में आके ये इसकी जुड़ गई, और अब यहां पे एक प्रॉपर एक पाथवे बन गया। तो ये न्यूरॉन के अंदर से ट्रांसफर होने वाली जो भी एनर्जी है, अब वो यहां से कनेक्ट होके इस न्यूरॉन को, वहां से कनेक्ट होके दूसरे को, वहां से कनेक्ट होके तीसरे को, ऐसे 86 बिलियन न्यूरॉन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते रहते हैं, और वो न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। उसके अलावा अब साइंटिस्ट और भी क्या बातें कर रहे हैं, ये तुमको थोड़ा सा दिखाता हूं। देखो इस क्लिप को ध्यान से सुनो। When a person begins to open their heart and they can begin to sustain a elevated emotion, they begin to broaden the magnetic field around their body to 9। देखो अब ये जो बातें हो रही है ना, ये बात अब जब साइंटिफिक कम्युनिटी कहने लग जाती है तो बड़ा भरोसा बनने लग जाता है। अब ये सब बातें कहने लग गए हैं कि जो थॉट्स हैं, थॉट्स जो हैं वो इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं, इमोशंस जो है जिस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड, अब पहली बार चर्चा होने लगी कि इमोशंस और थॉट्स की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाती कि वो आपकी बॉडी के बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर भी मूव होने, रेडिएट होने लग जाती। तो इस बात को अब वो मान रहे हैं। meters wide. Now they're more energy than matter. They're more wave than particle. And they can exert better effects on reality. When you open your heart, like dropping a pebble in water, you नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। हाँ, दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। वेन यू ओपन योर हार्ट का मतलब वेन यू थिंक अ पॉजिटिव, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। और वेन यू क्लोज योर हार्ट का मतलब जो फिजिकल हार्ट ऑर्गन है उसकी बात नहीं कर रहे। हार्ट का ओपन होना, ओपन हार्ट सर्जरी वाला हार्ट ओपन होना नहीं। हार्ट का ओपन होने का मतलब है वेन यू ओपन योर सेल्फ टू द यूनिवर्स, when you open yourself to the greater good of the society, when you open yourself for being godly, being positive। तो ये ओपननेस क्या करती है, ये एक तरह का, जैसे स्टोन हमने एक पॉन्ड में डाला तो वहां से रिपल्स क्रिएट हुए, उस तरीके का ये जो वेव का पॉन्ड है हमारे चारों ओर, यूनिवर्स इज नथिंग बट अ वेव ओशियन। सो इस ओशियन में अगर एक पत्थर मारा डाला अंदर, तो जो रिपल्स क्रिएट होंगे, उस तरीके से तुम्हारा ये जो थॉट है, ये एक स्टोन की तरह इस पूरे ब्रह्मांड के महासागर में एक रिपल क्रिएट करता है। और ये रिपल से क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। produce a ripple. If you drop a bigger stone, you produce a bigger ripple. If you're able to sustain that state, you keep dropping the same rock over and over again, and you broadcast a signature into the field. देखो कितनी बड़ी बात, ये एक एक लाइन के ऊपर ना कम से कम 15-15 20-20 मिनट तक सोचा जा सकता है। तो अब वो कह रहे हैं कि व्हेन यू ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन इन अ pond, you create a small ripple effect. When you drop a bigger stone in the pond, you create a bigger impact. When you keep dropping lot of stones, वो ripples बनते चले जाएंगे, वो waves बनती चली जाएंगी। यहां बात समझ में क्या आ रही है हमें, पॉजिटिव थॉट का एक बार ले आना दिन भर में ये काफी नहीं होगा रिपलिंग करने के लिए या रिपल इफेक्ट को कंटिन्यू रखने के लिए। सो व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना पड़ेगा हमको, ऐसे पॉजिटिव थॉट के स्टोन्स लगातार ड्रॉप करने पड़ेंगे हमारे पॉन्ड में। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है, टाइप सी इन द चैट बॉक्स। एंड दैट इज वेयर द थियरी ऑफ रिपीटेशन केम इन रिलीजन।
जो रिपीटेशन करने को कहते हैं ना, आपको राम 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 लगातार बोलो, राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, राधा 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 राधा। ये क्या है? ये क्या है? ये रिपीटेशन की थियरी को समझ के बनाई हुई एक्सरसाइजेज है साइंटिफिक। क्योंकि जब तुम लगातार उस वाइब्रेशनल थियरी में अपने आप को और अपने माइंड को रखते हो, तो वो रिपल इफेक्ट जो है वो तुम्हारे आसपास 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 बनने लग जाते हैं, और वो रिपल इफेक्ट सिग्नेचर क्रिएट करने लगते हैं यूनिवर्स में तुम्हारे लिए। एहसास जिसमें मैं और गॉड अब अलाइंड है, वो एहसास के लिए ये थियरीज बनाई गई। अब जिन्होंने उस समय बनाई, उनको ये बात पता थी कि ये वर्क करता है, बट ओनली थिंग, जब हमने उनसे पूछा तुम्हारे पास कोई सबूत है, तो साधु संत वो क्या सबूत देते? वो क्या साहब, सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ ही सबूत है। लेकिन हमने कहा नहीं, ये तुम्हारी लाइफ तो ढोंग भी हो सकती है, तुम्हारी लाइफ ढकोसला भी हो सकती है, तुम्हारी लाइफ कुछ भी हो सकती है। जब तक तुम्हारे पास साइंटिफिक सबूत नहीं, तब तक तुम सब ढोंगी हो। तो हमने उन चीजों को नकार दिया, उन चीजों को हमने नकार दिया। लेकिन आज जब साइंस ने इसको प्रूव किया है कि रिपीटेशनल थॉट्स किसी भी चीज के इस यूनिवर्स में एक हमारा मेंटल सिग्नेचर क्रिएट कर देते हैं, और वो मेंटल सिग्नेचर जो है वो बड़ा पावरफुल हो जाता है। वो मेंटल सिग्नेचर धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी बनने लग जाता है। हाँ, तो इसको ध्यान से समझो। The emotion is the signature into the field. The emotion is the magnetic charge. Your intention. देखो ध्यान से सुनना, the emotions are the magnetic charge. इमोशंस क्या हैं? वो मैग्नेटिक चार्ज हैं, जिससे कि ये मैग्नेटिक वेव इस ओशियन के अंदर जा रही है। Your thought is the information that's carried on that wave. And हाँ, और हमारे थॉट्स क्या हैं? वो इंफॉर्मेशन है जो कि इस वेव के अंदर जा रही हैं। when you combine a clear intention with an elevated emotion, you begin to produce an effect on matter. When a person begins. कितनी बड़ी बात है। जब आप अपने इंटेंशंस को और अपने इमोशंस को कंबाइन कर देते हो, तो वो चीज मैटर के ऊपर, यानी फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर भी इंपैक्ट करने लग जाती है। दिस इज व्हाट इज द साइंस। तो जो साइंस को अपना बेस मान के चलते हैं, और अच्छा है, मैं तो कहता हूं थोड़ा साइंटिफिक नेचर होना बहुत अच्छा है। बिकॉज साइंटिफिक नेचर होने से ये बात जरूर है कि आप बहुत सारे धोखों से या बहुत सारे फ्रॉड से तो बच ही जाते हो, अगर आपके अंदर क्वेश्चनिंग की पावर है। लेकिन साइंस का एक और अच्छा नेचर है। साइंस का एक अच्छा नेचर क्या है कि वो जब किसी चीज को डिस्कवर कर लेता है, तो फिर उसके ऊपर पूरे यकीन के साथ चलना शुरू कर देता है, और वो जो चलना शुरू करता है उसी से उसको रिजल्ट्स आते हैं। तो ये बात याद रखो। तो अब जब साइंस इसको, इस बात को बता रही है कि कैसे हमारे इंटेंशंस, कैसे हमारे इमोशंस, ये दोनों जब जुड़ते हैं, तो मैटर के ऊपर, इस शरीर को भी हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। डॉक्टर्स की भाषा में देखना, कभी पूछना ये बॉडी क्या है? इट्स अ मैटर। एक फिजिकल सब्सटेंस है जिसकी जिसकी अपनी वो है। लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में ये इमोशन और इंटेंशन इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये अभी अभी हमको पता चला। तो ये जो न्यूरल पैटर्न्स हैं, जो न्यूरल पाथवेज हैं, अब साइंस ये कह रहा है कि सारे मेंटल प्रॉब्लम्स, जो कि आज जिसको हम कह रहे हैं ना कि 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी एपिडेमिक क्या होगी? मेंटल एपिडेमिक्स। मतलब फिजिकल बीमारियां इतनी नहीं रह जाएगी, नैनो रोबोट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी सर्जरीज जो हैं वो बड़ी आसान हो गई है, जो पहले तक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा करती थी। तो धीरे धीरे इंसान की फिजिकल लाइफ बढ़ने के बहुत पॉसिबिलिटीज है। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि इंसान जो है अगले 10-20 सालों में इतनी खोजें कर लेगा कि आपको फिजिकली हो सकता है कि अगले 100 साल, 150, 200 साल भी जिंदा रखा जा सके। लेकिन आज भी साइंस इस बात के लिए गारंटी नहीं कर सकता कि आपको 150-200 साल तक खुश रखा जा सकेगा। खुश तो 10 साल भी नहीं रख सकते। खुश तो आज आप एक बच्चे को 10 दिन भी नहीं रख पाते। तो सवाल ज्यादा फिजिकल में चिंता करने का नहीं है।
फिजिकली वेरी सून दी कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टलिटी, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था चाइना में, दे स्टार्टेड अ यूनिवर्सिटी और सम प्रोजेक्ट विद द नेम प्रोजेक्ट इमॉर्टल। अब उनका अगला टारगेट यही है कि इंसान की जो फिजिकल जिंदगी है उसको बढ़ा के 150 या 200 ईयर्स तक, 200 ईयर्स तक लेके जाया जा सके। तो वो ले भी जाएंगे, वो और ओवरऑल साइंटिफिक कम्युनिटी ले जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन खुशी, प्रसन्नता, शांति, चैन, सुख, इसके बारे में साइंस का कहना भाई अभी जरा ये दूर है, ये गाड़ी दूर है। तो अभी जो वो कह रहे हैं वो ये कि जितनी भी मेंटल इलनेसेस हैं ये सारी की सारी न्यूरल पैटर्न की डिस्टरबेंस से होती है। चाहे वो एंजाइटी को ले लो, बाइपोलर डिसऑर्डर को ले लो, मूड स्विंग्स को ले लो, ईटिंग डिसऑर्डर्स को ले लो, इम्पल्स को ले लो, कोई भी मतलब ऐसा डिसऑर्डर जिसको मेंटल डिसऑर्डर्स या की श्रेणी में रखा जा सके, वो सारे रॉन्ग न्यूरल पैटर्न डेवलपमेंट का नतीजा है। जेनेटिकली हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन ओवर दी पीरियड एक्सपीरियंस से जिस इंसान के अंदर ये डेवलप हुए हैं, वो क्यों डेवलप हो गए, पहले क्यों इंसान वो हंसता खेलता इंसान था, मिलनसार था, और आज अचानक से वो उसने किसी से बात करना बंद कर दिया, कुछ हो गया। तो ये क्या हुआ अचानक? फिजिकली तो कुछ भी ऐसा खराब नहीं हुआ जिसकी वजह से ऐसा उसको अंदर से हो जाए, लेकिन वो न्यूरल पैटर्न के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बनाते चले गए जो स्ट्रेस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस टू स्ट्रेस, एंजाइटी टू एंजाइटी, निगेटिविटी टू निगेटिविटी, ये दो पैटर्न, दो न्यूरॉन जुड़ते चले गए और मजबूत धागा बना लिया। देखो, अगर आप लोगों ने बैनियन ट्री को ध्यान से देखा होगा तो बैनियन ट्री क्या की जो ब्रांच होती है उस ब्रांच से भी पतली पतली ऐसी रूट्स निकलती है, और वो रूट्स अगर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो कभी कभी वो रूट अपने आप में इतना बड़ा स्टेम बन जाती है कि वो अपने आप में एक बैनियन ट्री जितना मोटा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? फिर उस अकेले बैनियन ट्री की उन स्टेम्स को तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, रूट्स को, ब्रांचेस जो बाहर निकलती वो आपस में मजबूत होके। तो ये हमारे न्यूरल पैटर्न भी अकेले कमजोर है, लेकिन एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ 30, 30 के साथ 30 लाख, ये बिलियंस, ये सब जब बनते 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 एक ओवरऑल एक मेंटल कंडीशन जिसको हम कहते हैं वो बना लेते हैं, तो फिर बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इस साइंस को, जो साइंस ये न्यूरॉन की मेंटल एसोसिएशन के ऊपर अब काम करता है, उस उस पैटर्न को डिकोड करने की और समझने की कोशिश करता है, उस ब्रांच को अब न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक नया टर्म जिसके ऊपर अब साइंस काम कर रहा है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, इसके साथ ये कैसे कनेक्टेड है न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे थॉट्स के साथ, इसको अगर समझना है, वो एक 12 मिनट का वीडियो था, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, आपको बाद में भेज दूंगा। एक बहुत अच्छी अमेरिका की फेमस साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर ट्रेसी मार्क्स। तो इन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी पे अमेरिका में बहुत काम किया, बहुत मतलब ये वन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी इन यूएस मानी जाती हैं। तो इनकी शुरुआत की 2-3-5 मिनट का वीडियो में वो क्या एक्सप्लेन कर रही है एंड हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी इज कनेक्टेड विद अवर थॉट्स, इसको अपन देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस के पर्सपेक्टिव से आज समझ में आए, है ना? तो मैं चलाता हूं पहले इसको। If I told you that the key to unlocking your brain's full potential lies in understanding neuroplasticity? In today's video, we'll explore how you can rewire your brain, enhancing your mental resilience and overall well-being. I'm Dr. Tracy Marks, a psychiatrist, and I help strengthen your mind and fortify your brain to build resilience. When you grasp how neuroplasticity works, you'll realize that change isn't just possible, it's within your control. And today is a deep dive on neuroplasticity. What is neuroplasticity? Neuroplasticity is your brain's ability to reorganize itself by forming new neural connections throughout your life. Think of it this way. देखो कितनी बड़ी बात सुनते जा रहे हो ना सब लोग ध्यान से। देखो, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज आवर एबिलिटी टू फॉर्म द न्यू पैटर्न्स बाय कनेक्टिंग द न्यूरॉन्स, है ना? अब उसका वो एक एग्जाम्पल भी दे रही है, बहुत अच्छा, ध्यान से देखो। Imagine you're walking through a forest and you take the same path every day.
Over time, that path becomes more defined and easier to follow. Similarly, when you repeat certain thoughts or behaviors, you create well-worn pathways in your brain. देखो, है ना? इस एग्जाम्पल के बाद क्या बोल गई? When you के बाद ध्यान से सुनो. Pathways in your brain. The exciting part is you're not stuck with thoughts or behaviors. You create well-worn pathways in your brain. The exciting part is you're not stuck with those pathways. Neuroplasticity means that you can always create new paths. So neuroplasticity means you can always create a new path. It is not that till the age of 13 or 18 or 40 or 50 or 80 you can create. Any time at any age you can create, but the sooner the better. The earlier the better. The younger the better. इसीलिए एबीपी अब फोकस कर रहा है यूथ को कि एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो वैसे ही वो साइंटिफिकली समझ जाएगा कि यार मेरे लिए रॉन्ग सोचना किसी और के लिए भी, अगर मैं बैठ के रॉन्ग सोच रहा हूं और अपनी लाइफ के बारे में भी मैं लो सोच रहा हूं, निगेटिव सोच रहा हूं, तो ये मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी का पैटर्न जो है ये गड़बड़ कर रहा है, ये मेरे न्यूरल पाथवेज को डैमेज कर रहा है. इसलिए कहते हैं ना, किसी और के लिए बुरा सोचोगे तो बुरा होगा. आज साइंस उस बात को प्रूव कर रहा है कि तुम दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो उसका बुरा होगा कि नहीं होगा ये तो श्योर नहीं है, पर तुम्हारा जरूर होगा, बिकॉज तुम्हारे थॉट तुम्हारे न्यूरॉन्स को तो पक्का डिस्टर्ब करेंगे. And this ability is necessary for learning, personal growth, and building resilience. It's not just about recovering from brain injuries. It's about shaping your mind to adapt and thrive in the face of life's challenges. For decades, scientists believed that the brain structure was fixed after childhood, but functional imaging has advanced, and newer research has shown that our brains continue to change and adapt well into adulthood. This shift from a fixed brain to a plastic brain model has revolutionized our understanding of brain function and mental health. There are two types of neuro. समझ रहे हैं ना बच्चों? ध्यान से देखना. पहले ब्रेन के बारे में सोचा जाता था कि ब्रेन जैसा चाइल्डहुड में डेवलप हो गया टू अ सर्टेन एज, फिर ये वैसा ही रहता, तो फिक्स ब्रेन मॉडल पे चलते थे. लेकिन धीरे धीरे न्यू स्कैनिंग, न्यू इमेजेस वाली जो मशीन्स हैं उससे पता चला कि नाउ इट इज नॉट अ फिक्स ब्रेन मॉडल. तो उसको प्लास्टिसिटी, ब्रेन की प्लास्टिसिटी बोला गया. द पैटर्न और द एबिलिटी ऑफ changing the brain patterns. Neuroplasticity. Structural plasticity, and this involves changes to the brain's physical structure, such as the growth of new neurons or the formation of new synapses. And then there's functional plasticity, and this refers to the brain's ability to move functions from a damaged area to other undamaged areas. Neuroplasticity gives you the power to influence your brain structure and function through your experiences and behaviors. देखो, through neuroplasticity gives you power to impact your brain structure through what? Emotions, feelings, etc. Neuroplasticity does work both ways. So negative thinking and behaviors also reinforce certain pathways in the brain. है ना? Clear हुआ? Negative thinking and behaviors also reinforce certain pathways in the brain. Our certain pathways and certain negative pathways in the brain. However, once you start replacing those negative habits with positive ones, the new pathways begin to take over, helping you become more mentally strong and adaptable. To understand how neuroplasticity works, let's look at the basics of brain structure. Your brain consists of billions of neurons, which are the cells responsible for processing and transmitting information. These neurons or nerve cells communicate with each other through connections called synapses. When you learn something new or have a novel experience, your neurons form new connections or strengthen existing ones. And this process is called synaptic plasticity. अब ये जो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी थी ना, अब ये सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी को फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर स्पंदन कहा गया. हमारे यहाँ संस्कृत में इसके लिए जो वर्ड है वो है स्पंदन. तो जब भी कोई थॉट गहराई से तुम सोचते हो तो तुम्हारे ब्रेन के अंदर वो स्पंदन होने लगते हैं, जो कि तुम्हारे थॉट पैटर्न्स को, न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ राइट डायरेक्शन में जोड़ते हैं. इसको ऐसे समझो जैसे कि अगर तुम किसी चीज को बार बार पॉजिटिवली अपने अंदर सोचते हो तो तुम्हारा जो अब नया पैदा होने वाला न्यूरॉन है वो न्यूरॉन एक पॉजिटिव न्यूरॉन होगा. उसको एक नाम दे दो कि ये मेरा
1 नंबर का पॉजिटिव न्यूरॉन है। और इस पॉजिटिव न्यूरॉन की ताकत पता है क्या होगी? इस पॉजिटिव न्यूरॉन की ताकत ये होगी कि ये अपने जैसे एक और 2 नंबर के पॉजिटिव न्यूरॉन को ढूंढेगा और उसके साथ ही कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो 1 नंबर का पॉजिटिव न्यूरॉन 2 नंबर के पॉजिटिव न्यूरॉन से कंबाइन हुआ और उसने एक पॉजिटिविटी का पैटर्न बना दिया। ओवर द पीरियड जितने पॉजिटिव न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे, उतना तुम्हारे ब्रेन के अंदर पॉजिटिव पैटर्न डेवलप होते चले जाएंगे। और जितने पॉजिटिव पैटर्न तुम्हारे ब्रेन में डेवलप होते चले जाएंगे, तुमको बाहर के लाइफ के ऑड्स उतने कम दिखाई देने लगेंगे। और बाहर की लाइफ की ग्रेटफुलनेस, बाहर की लाइफ की पॉजिटिविटी, बाहर के रिलेशंस की पॉजिटिविटी, ये सब तुम्हें और ज्यादा बेहतर नजर आने लगेगी। हमारे अंदर के जो ये कॉन्फिडेंस नाम का गुण है, हमारे अंदर का जो रिलेशन डेवलपमेंट का जो गुण है, हमारे अंदर का जो एम्पैथी का गुण है, ये सारी चीजें उस पॉजिटिव न्यूरॉन पाथवे के मिलने से बनेगी। समझ में आ रहा है? ये वो रोड है जिसके ऊपर तुमको वो पॉजिटिविटी को लेकर आना है। दिव्यांशु क्लियर हो रहा है? ऋचा क्लियर हो रहा है? अभी तुम्हारी पॉजिटिविटी आना चाहती तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस, तुम्हारी लाइफ में करेज, तुम्हारी लाइफ में लोगों को कुछ करने के लिए काम करने की भावना, ये सब तुम्हारी लाइफ में आना चाहते। रास्ता नहीं है ना। ये जिस रोड पे चलकर आएंगे वो तुम्हारे न्यूरॉन्स की रोड है। वो न्यूरॉन की रोड्स अगर मजबूत नहीं है तो वो रास्ते ही नहीं बनेंगे जिसके ऊपर ये पॉजिटिविटी चलकर आए। इसलिए हम कहते हैं कि हम बार बार कोशिश करते हैं लेकिन हमसे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो नहीं पाता, वह वापस वही गड़बड़ में फंस जाते हैं, वापस वही हमारे लाइफ का रूटीन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो रूटीन हमारे ऊपर हावी क्यों होता है? वो बेचारा अच्छा रूटीन आने की कोशिश कर रहा है तुम्हारी लाइफ में, अच्छी आदतें तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश कर रही हैं, अच्छी कैपेबिलिटीज जिसको हम सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज कहते हैं वो हमारी लाइफ में आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीच में गड्ढा है ना, गिर जाती। वो 2 न्यूरॉन जब मजबूती से जुड़ जाएंगे, तो मजबूती से जुड़ने के लिए क्या करना है? मजबूती से जुड़ने का सारा काम प्रैक्टिस या अभ्यास कहा गया। इसलिए कोई भी काम क्यों कहा गया कि भाई साधना, हमारे यहां इसको शब्द ऐसे दे दिए, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार कुछ कॉम्प्लिकेटेड मामला है। साधना इज नथिंग बट लगातार किसी चीज को मजबूत करने के लिए किए हुए एफर्ट्स को साधना कहते हैं। तो जब तुम 10 मिनट, केवल 10 मिनट रोज रोज, लेकिन 10 मिनट के लिए तुम कोई एक एक्ट में उतर जाते हो तो वो तुम्हारे अंदर के न्यूरल पैटर्न को बहुत तेजी से बदलने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिविटी की लाइन में, आध्यात्म की लाइन में, स्पिरिचुअलिटी में सवाल ये नहीं कि तुम 24 घंटे क्या कर रहे हो, सवाल ये है कि एक 10 मिनट की एक्सरसाइज कितने दिनों तक कर रहे हो। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। एक दिन में 10 घंटे कर लिया कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 10 दिन तक रोज 1-1 घंटा करा, बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि आप हर दिन एक स्पेसिफिक इंटरवल में उन थॉट पैटर्न्स को वापस जोड़ने का काम कर रहे हो, कनेक्ट करने का काम कर रहे हो, जोड़ने का काम कर रहे हो। तो ये स्पंदन की थियरी थी, इसी को इन्होंने स्नैप्टिक प्लास्टिसिटी का नाम दिया। The more you repeat an action or thought, the stronger the neural pathways become. It's like creating a well-worn path in your brain. Several key brain regions are involved in neuroplasticity. The hippocampus, which is important for memory formation and spatial orientation, which is the ability for you to be able to tell how your body's positioned in space. Then there's the amygdala, which is involved in emotional processing and fear responses. And then the prefrontal cortex, which is responsible for higher order thinking and decision making. And these areas work together to process new information, form new memories, and adapt to changing environments. So that's how neuroplasticity works. Here's why it's important for building mental strength and resilience. It impacts. अब देखो, उसी न्यूरोप्लास्टिसिटी की थियरी के साथ में जुड़ा हुआ है रेजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ, सारी चीजें उसी के साथ आगे कनेक्टिविटी हो रही है। 4 main areas of functioning. First, adaptability.
Neuroplasticity allows your brain to adapt to new situations and challenges, and this flexibility is the basis for being able to navigate the ups and downs and develop resilience. Second is learning and memory. When you have new experiences and form new neural connections, you're able to learn new skills and retain information. Being हम देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं आज की यूथ की। एक लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं बन पाता, और दूसरा जो याद करते हैं, जो लर्न करते हैं, वो याद नहीं रहता, है ना। दो ही चीजें हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही चीजें अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी की थियरी को समझ के अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल देने लग जाओगे तो ये दोनों ही चीजें तुम्हारे अंदर आने लग जाएगी। ये उसका एट्रीब्यूट है। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है पता है, आज का यूथ एट्रीब्यूट्स की ज्यादा चिंता कर रहा है। आज का यूथ उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसकी चिंता कर रहा है। उसके बाय प्रोडक्ट ने ये सब फोकस, अटेंशन, रेजिलियंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, हम बाहर से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बन नहीं पाते। ये बन इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि ये बनाने के लिए जो मैकेनिज्म है उस न्यूरल पैटर्न के ऊपर हम काम नहीं करते। बाकी बाहर से लाने की जितनी भी कोशिश करोगे, थोड़े दिन करोगे फिर टूट जाएगा, थोड़े दिन करोगे टूट जाएगा। तो कुल मिला के क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करने के बारे में चिंता करनी है वो है कि यार ये न्यूरल पैटर्न को डेवलप करने की साधना या प्रैक्टिस या जो भी हम इसको नाम दे दें, न्यूरल पैटर्न डेवलप करने की प्रैक्टिस में मुझे उतरना है। और न्यूरल पैटर्न डेवलप कैसे होंगे इसका थोड़ा थोड़ा साइंस मुझे समझ में आ रहा है कि कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कुछ दिनों तक मुझे उस जोन को बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, जो जोन मेरे इमोशंस बने और वो इमोशंस मेरी फीलिंग्स बने और वो फीलिंग मेरा फ्यूचर बने। समझ रहे हो? एक बार इस थ्योरी को समझ गए कि थॉट इमोशन और इमोशन फ्यूचर, तो फिर समझ में आ जाएगा कि यार ना फ्यूचर की चिंता करना है, ना इमोशन की चिंता करना है, थॉट की चिंता करना है और थॉट को कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इंप्रूव करने के ऊपर काम करना है। तो ये मैडम कुछ एक्सरसाइज बताएंगी अभी अपने को, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इनकी सुन लेते हैं। Able to learn boosts your confidence and problem solving abilities, so you can in fact teach an old dog new tricks. The third impact of neuroplasticity is overcoming negative patterns. अब देखो, अब ओवरकमिंग नेगेटिव पैटर्न ये भी इंपैक्ट है, ये भी आउटकम है एक पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी का। लेकिन अब हम दूसरों को ऐसे ही समझा रहे हैं, और तू यार नकारात्मक मत सोच, तो ऐसे गलत लो विचार मत तेरे अंदर आने। अरे क्या उसको वो कहेगा, साहब मैं कोई जानबूझ के ला रहा हूं क्या मेरे अंदर, क्या मेरे को शौक है क्या नकारा, मैं फील करता हूं अंदर से वैसा। तो आप उसको बोलो तू फील गुड कर, वो आपकी एडवाइस को है ना ऐसी उथली उथली सी एडवाइस मान के बोलेगा ठीक है सर, अब जब कभी करना होगा होगा देखा जाएगा, फिर आऊंगा आपके पास, अभी तो छोड़ दो मुझको। क्यों? क्योंकि आप अगेन सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप रूट कॉज में नहीं जा रहे हो। ओवरकमिंग नेगेटिव पैटर्न्स अपने आप इससे आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी अगर आप न्यूरॉन्स को ठीक करने का और पॉजिटिव करने का काम अपने हाथ में ले लो। Plasticity empowers you to change negative thought patterns and behaviors. You can consciously and intentionally create new neural pathways and up-level poor coping skills and reshape how you respond to stress and adversity. And the fourth impact is recovery and healing. Neuroplasticity plays a vital role in recovery from brain injuries and managing mental health conditions. It offers hope for healing and improving even in challenging circumstances. Several factors can impact your brain's plasticity. There's your age. Even though neuroplasticity occurs throughout life, it tends to be more pronounced in younger brains. That said, even older adults can benefit from activities that promote plasticity. A rich, stimulating environment promotes neuroplasticity. This includes engaging. ये क्या है पता है? रिच स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। अब ये सुन के कितना लगता है हा क्या बड़ी बात कह दी, रिच स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। मुझे बताओ इसके लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है? सत्संग। ये रिच स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट क्या है? स्टिमुलेशन का मतलब समझते हो ना, जहां पे कुछ उत्तेजना मिले। हाँ सतीश कौशिक जी, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट का मतलब जहां आपके ब्रेन को कुछ ऐसा स्टिमुलेशन मिले, आहा, इस एनवायरनमेंट में रहना ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को तेज करता है, पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है।
तो अब ये कह रहे हैं वैसे इन्वायरमेंट में रहो। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जब लिख के चले गए, बिनु सत्संग विवेक न होए, तो बोले यार क्या बाबा जी पुरानी बातें कर रहे हो। हमने उसको कनेक्ट नहीं किया, और हमारी ही चीज को रीब्रांडेड करके जब हमारे सामने लाया जाता है तो हम बड़े वो, क्योंकि अब वो 300-400 साल की गुलामी कहीं ना कहीं जोर तो मारती है। तो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हमारा जो engaging in new experiences, learning new skills, and exposing yourself to diverse sensory inputs. The interplay between neuroplasticity and sensory input is one of the reasons hearing loss, vision loss, and social isolation are so harmful to your mental functions. And then there's lifestyle factors. Sleep, nutrition, and exercise all play critical roles in supporting neuroplasticity. देखो, अब यहां से पता है एक कॉन्स्पिरेसी हमारी यूथ के आसपास शुरू हो रही है। साइंस ये कह रहा है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। आप एक सर्वे करके देख लो आपकी सिटी की यूथ का, आपके स्कूल्स में आने वाली यूथ या कॉलेज में जाने वाली यूथ का, इनका स्लीप पैटर्न, इनका न्यूट्रिशन और इनका एक्सरसाइज कहाँ है। स्लीप पैटर्न को तो ये बोल के छुड़वा दिया गया कि भैया रात में जग के काम करो, देखो क्या मजे आते हैं। आधे लोग रात में जग के काम नहीं करते हैं, आधे लोग रात में जग के सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग और गेमिंग और इसमें लगे हुए हैं रात रात भर। कुछ कुछ बच्चों को पॉर्न का एडिक्शन हो जाता तो वो उसमें घुस जाते हैं, तो ये रात को जगे। अब हर बच्चा जग रहा है एवरेज, मैं तो कॉलेज में हूं, मुझे पता है हमारे कॉलेज का एवरेज हर बच्चा रात को 1 से 2 बजे तक जगा हुआ है। 2 बजे तक जगने के बाद, कभी कभी 2:30-3 बजे तक जगने के बाद में वो सो कब रहा है? जब वो सो रहा है उसके बाद में वो उठ कब रहा है? उठने के बाद में फिर आगे का रूटीन उसका इतना बिजी और स्ट्रेसफुल है, कॉलेज, स्कूल, होमवर्क, ट्यूशन, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का टाइम कहाँ है? बीच में गायब। फूड, 80% college going students never bring tiffins given from their mom. Never. I have not seen. 80% of them eat outside in the canteen. What they eat? Vada pav, snacks, burger, pizza, यही खा रहे। तो तीनों चीजें डिस्टर्ब कर दी गई, मैं तो बोल रहा हूं हो नहीं गई हैं, ये कर दी गई हैं एक एनवायरनमेंट बना के कि इन बच्चों का पाथवे इतना डैमेज ऐसे ही हो जाएगा कि वहां पॉजिटिविटी की बाहर से कितने भी इंजेक्शन दो, अंदर नहीं टिक पाएगी। इसलिए कम से कम अपनी फैमिलीज के अंदर बच्चों की मॉनिटरिंग करिए। फॉर्मूला पुराना ही सही था, रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठ के काम करना शुरू करो। एक गुड स्लीप का पैटर्न किसी भी एज में जरूरी है। बच्चे कहते हैं, बच्चों को कह दिया गया ये तो मेहनत की उम्र है, रात रात नहीं जगोगे तो कैसे मैं, अरे वो जग जग के अपने पैटर्न ऐसे कर लेगा कि वो एक इंजीनियर तो बनेगा, लेकिन एक हैप्पी इंजीनियर कभी नहीं बन पाएगा। वो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल तो बनेगा, लेकिन एक अच्छा मार्केटिंग प्रोफेशनल जो अंदर से खुश हो वो कभी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि पैटर्न तो उसका पहले ही तोड़ चुके हो आप। तो अब जिस बात को डॉक्टर वकालत कर रहे हैं, हमने उसकी इज्जत ही नहीं करी, जबकि हमारे यहां ये तीनों चीजों का बैलेंस रखा गया था। Nutrition and exercise all play critical roles in supporting neuroplasticity. Quality sleep helps consolidate memories. A balanced diet with minimal processed foods provides nutrients for brain health, and regular exercise increases blood flow to the brain and promotes the growth of new neurons. Okay, so that's a lot on neuroplasticity. Now let's look at some practical strategies to harness the power of neuroplasticity and build mental strength. I'm going to give you 3 strategies. One is learning new skills. Challenging your brain with new activities stimulates the formation of new neural connections. देखो, पहली चीज बोली लर्निंग न्यू स्किल्स। एलसी के सारे मित्र तो खुश हो जाओ, अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी हर थर्सडे बढ़ी जा रही है हर हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं, तो इस मामले में हमारा स्कोर अच्छा है। लेकिन बच्चों तुम्हारे लिए भी है ना, तुम्हारा जो रेगुलर पैटर्न है इसके अलावा तुम कुछ ना कुछ नया सीखो, और किताबें तुम्हें वो नई स्किल सीखने में मदद करेगी।
चाहे वो लैंग्वेज स्किल्स हो सकती हैं, कोई आर्टिस्टिक स्किल हो सकती, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि तुम्हारी हॉबी हो। इसलिए क्या कहा जाता था ना, परसुएट योर हॉबी। तो हॉबी जो है वो तुम्हारा क्या काम करती है, तुम्हें खुश रखती है, तुम्हारे अंदर की न्यूरोप्लास्टिसिटी का पैटर्न जो है वो पॉजिटिव करती है। And this could be learning something like a musical instrument, picking up a new language, or trying a new hobby. The second strategy is metacognition and mindfulness. हाँ, अब ये मेरा फेवरेट है। सेकेंड स्ट्रेटजी, मेटाकॉग्निशन एंड माइंडफुलनेस। अब तुमने माइंडफुलनेस तो फिर भी सुना होगा, लेकिन ये मेटाकॉग्निशन नाम की चिड़िया आज ही तुमको मिली है। तो ये क्या है, ये मैं पहले मैडम समझाती हैं, फिर अब मैं बताता हूं। लेकिन ये समझ लो कि ये बहुत काम की चीज है। दोनों चीजें अगर समझ में आ जाए, और इसी पे आज का लेक्चर अपन एंड कर देंगे अभी 10 मिनट में, कि मेटाकॉग्निशन और माइंडफुलनेस कैसे हमारी हेल्प करता है। Metacognition is thinking about thinking. It's a लिख लो अगर डायरी है तो। मेटाकॉग्निशन इज नथिंग थिंक बट थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। सोच के बारे में सोच। अल्पेश जी, भारी तो नहीं हो रहा? नहीं, मैंने वो ब्रह्म कुमारी की इसके सोचा सुना था पहले कि सोचना भी सोच के है, तो वही उन्होंने बोला तो इसलिए प्यार ये ये पूरा अध्यात्म हमारा सब कनेक्टेड है। हाँ, इसीलिए मैं वो उधर से हाँ, लगा। तो सोच की सोच करना ये मेंटल कॉग्निशन है। मैं क्या सोच रहा हूं इस बारे में लगातार ध्यान रखना, ये मेंटल कॉग्निशन है। अपनी सोच के घोड़े को पकड़ के रखना, ये मेंटल कॉग्निशन है ना। तो वो कह रहे हैं कि पहला काम जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी में माइंडफुलनेस के भी पहले अपनी सोच को लगातार ध्यान देना। क्योंकि माइंडफुल तो रह के प्रैक्टिस आप कभी कभी करोगे। माइंडफुलनेस का मतलब है माइंडफुल मेडिटेशन करोगे, माइंडफुलनेस के साथ खाना खाओगे, जो भी माइंडफुलनेस एकाग्रता के साथ करोगे, पूरी तरह से तन्मय होके करोगे, वो चीजें माइंडफुलनेस है। लेकिन सोच तो आदमी की दिन भर में कितने विचार आते हैं, 36,000 से भी ज्यादा कुछ विचार जो हैं वो दिन भर में एक इंसान को आ जाते हैं। तो उन विचारों के ऊपर लगातार वॉच रखना कि मैं क्या सोच रहा हूं और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, ये है सेल्फ असेसमेंट का जो मामला। इसको उन्होंने कहा मेटा कॉग्निशन। powerful tool for enhancing neuroplasticity and building mental strength. It involves becoming aware of your thought processes and learning to regulate them effectively. Here's how you can practice metacognition. One is self-reflection. Regularly take time to देखो, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये अभी हम एलसी में जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे उसमें पहला ही सब्जेक्ट सेल्फ अवेयरनेस और दूसरा था सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन साथ ही में चलते। अपने आप का रिफ्लेक्शन करना, ये मेटाकॉग्निशन का पहला चरण है। examine your thoughts and reactions. Ask yourself, why did I respond that way? Or what assumptions am I making? Next मैं ऐसे काम जो कि करता जाता हूं और जिस पे बाद में मैं पछताता हूं, उसको बाद में किसी दिन शांत मूड में अकेले में सोचना उसके ऊपर कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। अपने ट्रिगर्स, जिसको हम कहते हैं, अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में अवेयर होना, कौन सी परिस्थितियां मेरे ट्रिगर्स को, मेरे मेंटल इमोशंस को डिस्टर्ब करती हैं, उसको जानना, ये मेटाकॉग्निशन, ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और दूसरा काम उसकी जर्नलिंग करना। इसको पहले के जमाने में लोग कहते थे डायरी लिखो, अपनी अपनी डायरी लिखो, दिन भर में तुमने क्या किया, कैसा हुआ दिन, कैसा बीता, इसकी जर्नलिंग करो। आज क्या चीज अच्छी करी, क्या चीज बुरी हो गई जिसको तुम आगे इंप्रूव करना चाहोगे, कौन सी चीज अगर तुम ये परिस्थिति में दूसरे तरीके से रिएक्ट कर सकते थे क्या, तो दूसरी तरीके से क्या रिएक्शन होता तुम्हारा, इसको कहा जाता है जर्नलिंग। अब ये कौन करे? इंसान कहता है यार ये सब चीजों की फुर्सत कहाँ है? तो ये फुर्सत नहीं अगर तुम लोगे तो जीवन में जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, जो जो बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो बन ही नहीं पाएगा। बिकॉज यहाँ के 10 मिनट जो है वो पूरे 10 ईयर्स को इम्पैक्ट करने वाले हैं, और ये 10 मिनट हम देने को तैयार नहीं है। is thought journaling. Write down your thoughts and analyze them objectively. Look for patterns or cognitive distortions. Then engage in mindful meditation. This practice helps you observe your thoughts without judgment, increasing your metacognitive awareness.
By developing metacognitive skills, you can identify and challenge unhelpful thought patterns, improve your decision-making process, enhance your emotion regulation, and boost your learning and problem-solving abilities. Combining metacognition with mindfulness creates an effective synergy for rewiring your brain and building resilience. Now, if this sounds like it's a lot to do on your own, I have something that can help you. अब ये मैडम अपना आगे का प्रोडक्ट प्रमोट कर रही हैं, लेकिन जो भी है, कितनी इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि माइंडफुलनेस और मेटाकॉग्निशन, है ना, अपने आप का अध्ययन, इसको हमारे यहाँ कहा गया स्वाध्याय। स्वाध्याय को हमने किताब से जोड़ दिया, कुछ किताब पढ़ने का मतलब स्वाध्याय। किताब पढ़ना अध्ययन है, स्वाध्याय नहीं है। स्व का अध्ययन स्वाध्याय है, अपना अध्ययन करना। आप भी तो अपने आप में एक चलती फिरती किताब हो, आपकी जिंदगी के भी तो बहुत सारे पन्ने अब तक लिख चुके हो आप, तो उन जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटना कि कहाँ मेरी जिंदगी की स्टोरी सही हुई, कहाँ मेरी जिंदगी की स्टोरीज में कुछ गलत चीज आई, उन चीजों को पढ़ना, उन चीजों को कहीं लिखना और उन चीजों पर रिफ्लेक्ट करना कि अब अगर दोबारा ये मौका आता है तो मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं करूंगा जिस तरीके से मैंने पहले रिएक्ट किया था। ये है स्वाध्याय। बहुत बड़ा तप माना गया है इसको, स्वाध्याय को बड़ा तप माना गया। तो हम अपना स्वाध्याय करें, इसको कहा गया मेंटल कॉग्निशन, और हम ध्यान करें। ध्यान के पैटर्न उन्होंने बताया, एक जो तरीका सामान्य रूप से सब कर सकते हैं विदाउट बीइंग इनटू द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बिलीव्स, इवन एथिस्ट भी कर सकते हैं। क्या? जस्ट टू बी अवेयर, अवेयरनेस पे रहना ऑफ योर ब्रेथ। सांस आई और सांस गई, इस अवेयरनेस पे रहना, इस अवेयरनेस को 10 मिनट के लिए लगातार बनाए रखना, ये आपकी माइंडफुलनेस को बढ़ाता है। इसको, इस विधि को बुद्ध ने बड़ा प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया कि ऐसा ही लगने लगा कि ये विधि भगवान बुद्ध ने ही खोजी है। इसको नाम मिल गया अनापाना, अनापाना सती, है ना। तो अनापाना सती का मतलब है आई हुई सांस आना, बाहर जाती हुई श्वास पाना, और इसके बीच की साक्षी को देखना, अनापाना सती। तो इसको बुद्ध की विधि माना जाने लगा। इसको विपश्यना भी कहते हैं। विपश्यना थोड़ी और गहरी बात है। सांस के बाद में वो विचार पे आती है, विचारों के बाद में वो अंदर के एहसासों पे आती है। इस तरह से उसका जो गहराई है वो नीचे नीचे गहरी 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 और होती चली जाती है। सबसे मुश्किल है एहसास और विचारों के ऊपर पकड़ बना लेना। लेकिन आज आप तुरंत विचार पे पकड़ बनाने जाओगे कि मुझे क्रोध का विचार नहीं आए, अगले मिनट हम हार जाएंगे, बिकॉज वो बहुत सूक्ष्म है, विचार बहुत सूक्ष्म है। तो विचार के पहले की सीढ़ी है सांस। सांस एक ऐसी चीज है जिसको आप फील कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। किसी को बोलो 1 सेकंड के लिए रोक के दिखा, तो रोक के दिखा सकता है। लेकिन भरे गुस्से में तमतमाते हुए आदमी को बोलो 1 सेकंड के लिए गुस्सा बंद कर, वो आप ही को मार देगा, लेकिन वो खुद गुस्सा नहीं बंद कर पाएगा। तो गुस्से को कंट्रोल करना जरा मुश्किल है, काम को कंट्रोल करना जरा मुश्किल है, लोभ को कंट्रोल करना जरा मुश्किल है, लेकिन उन सब के पहले, जस्ट एक पहले वाली सीढ़ी पर है श्वास। तो श्वास के ऊपर अगर आप अवेयर होना सीख गए तो ये श्वास कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं लेके आएगी। श्वास धीरे धीरे आपके अंदर वो स्थिरता पैदा करेगी, वो कंट्रोल पैदा करेगी, जिससे आप एक दिन अपने विचारों को भी कंट्रोल करने लग जाओगे। जो सांस को देखना सीख गया वो विचार को देखना सीख जाएगा। जो सांस के ऊपर कंट्रोल बना लेगा वो विचार पे कंट्रोल बना लेगा। और जब विचार को देखना शुरू कर देते हो आप, तो विचारों को रेगुलेट करने की पावर भी आपके अंदर आ जाती है। ये बड़ी मजेदार बात है। विचार को देखना ही विचार को मारना है। साक्षी हो के केवल उस विचार को देखो कि अब देखो, ये मेरे अंदर, इसने मेरा अपमान किया, ये देखो कहां से क्रोध, ये कहां से वो क्रोध की ज्वाला जो है उगना शुरू हुई, उठना शुरू हुई। कहां से ये क्रोध बढ़ते 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 अब मेरे पूरे शरीर में घूम गया। कैसे इसने मेरे अंदर, शरीर के अंदर से विष का प्रवाह, जिसको हम आज टॉक्सिक एलिमेंट्स कहते हैं, कैसे इसने मेरे अंदर शुरू कर दी। ये देखना, ये कंट्रोल है। जो ये देख लेगा वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब अंदर से उठते हुए दिख गया। अब वो और उसका क्रोध अलग है।
वो और उसका काम अलग है, वो और उसकी लोभ की भावना अलग है। ये तीन चार पांच जो बड़ी चीजें हैं जिसको हम षड रिपु कहते हैं, छह शत्रु हमारे, उनको देखना ही उनको मारना है। लेकिन देख कौन सकेगा? जो जिसके अंदर विटनेसिंग की पावर आएगी। और विटनेसिंग की पावर कब आएगी? जब थॉट के पहले वो ब्रेथ को विटनेस करेगा। So do not struggle with your thoughts. If they are coming wrong, if they are negative, let them be the way they are. You start with something very subtle, very basic, which is your breath. इसी के ऊपर अगर बच्चे 10 मिनट, केवल 10 मिनट एक निश्चित समय बना लो कि मैं ये 10 मिनट रोज, और समय ऐसा दो जो कि नॉन डिस्टर्ब्ड टाइम हो। तुम 6 बजे का टाइम तुम्हारे लिए रख लोगे, नहीं बात जमने वाली। कोई ना कोई दोस्त बुला लेगा, कभी मम्मी पापा कहीं भेज देंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसका समय रखो रात को 10 बजे। तब लोगों के बुलाने की, लोगों के काम देने की जो संभावनाएं हैं तुम्हारे आसपास वो कम है। या फिर इसका समय रखो सुबह में 5 बजे। तो कौन दोस्त, सब सो रहे हैं, सब आलसी हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो वो तो सुबह उठेंगे ही नहीं। लेकिन तुम उठ जाओ, तो तुम सुबह का समय लो या लेट का नाइट का समय लो। ऐसा समय लो जो कि तुम्हारे लिए नॉन डिस्टर्ब्ड टाइम हो। उस टाइमिंग पे केवल 10 मिनट के लिए ये मेंटल कॉग्निशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते चलो। तुम खुद देखोगे तुम्हारे अंदर इतना चेंज आने लगेगा। 10 मिनट की सांस पे ध्यान करना इतना ज्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालता है ब्रेन के ऊपर। तुमको लगेगा यार ये 10 मिनट में ऐसा तो क्या हो जाता है कि मैं पूरा रिफ्रेश हो गया। 4-5 घंटे की नींद भी वो फ्रेशनेस नहीं लेकर आ पाएगी, ये जो 10 मिनट का तुम्हारा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। और करना कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल सांस। सांस आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है, केवल उसका आना और जाना देखना है बस। शुरू में तो आप शब्द निकलेंगे, देखो अंदर ही अंदर तुम बोलोगे सांस आ रही है, सांस जा रही है, ये भी छोड़ दोगे धीरे धीरे। ये शुरू में आता है, शुरू में होगा, ये भी धीरे धीरे ये भी छूट जाएगा। फिर केवल अवेयरनेस रह जाएगी, वॉच। जैसे झरने को देखते हो कभी दूर से, तो केवल पानी का गिरना देखते हो ना, थोड़ी बोलते हो देखो पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, ऐसा थोड़ी कोई बोलता है। केवल उसका गिरना हम देखते हैं। उसी तरह से तुम सांस का केवल चलना देखोगे, चलना देखोगे। जैसे जैसे सांस का चलना देखते जाओगे वैसे वैसे धीरे 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 उसकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी अवेयरनेस की। और वो अवेयरनेस में जैसे खड़े होना सीख गए तो फिर क्या होगा? थॉट की जब बाढ़ आएगी ना, उसमें भी तुम सीधे खड़े रह पाओगे, बहोगे नहीं। जिसे किसी को तैरना सिखाया जाता है तो उसको पहले 2 फीट में या कम पानी में खड़े रहना सिखाया जाता है। देख यहाँ पे खड़ा रहे, अभी गंगा के बीच के प्रवाह में मत जा, पहले इधर खड़ा रहे कोने पे। वहां पे देख जितना पानी आता है उस पर तू ठीक से जम पा रहा है, फिर एक सीढ़ी नीचे उतर, फिर एक सीढ़ी नीचे उतर, फिर ऐसे उसकी पकड़ मजबूत करवाई जाती है। इसी तरह माइंडफुलनेस में भी ऐसा करना है। कोई ज्यादा दबाव मत लो, कोई बड़ी बड़ी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी में जाने की जरूरत नहीं, घंटों घंटों कुछ करने की जरूरत नहीं। छोटा छोटा माइंडफुलनेस बढ़ाओ। 10-10-10-10 मिनट के पैटर्न पे अगर चलते रहोगे और अपने को स्कोर दे दो, इससे तुम मोटिवेट होते रहोगे। अगर तुमने 7 दिन ये 10 मिनट पर डे के पैटर्न को कर लिया, गिव योर सेल्फ अ ट्रीट। गो एंड हैव समथिंग विच यू लाइक। अच्छा खाना खा लो, कहीं बाहर जाए, खुद को एक पार्टी दो, सेल्फ पार्टी। इस सेल्फ ट्रीट से क्या होगा? तुम्हारा मन मजबूत होगा अगले 7 दिन के लिए, फिर अगले 7 दिन के लिए। और अपना एक स्कोर कार्ड बनाओ, टिक करो कहीं पे कि मैंने ये चैलेंज पूरा किया। कंप्लीट दिस चैलेंज फॉर 21 डेज। चाहे कुछ भी हो जाए, ये 21 डेज का मैं 10 मिनट रोज का चैलेंज पूरा करूंगा या करूंगी, ऐसा तुम अपना पैटर्न बना लो। तो 21 डेज के बाद में तुमको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम करो। बेचैनी होने लगेगी कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं, मेरा वो समय निकल रहा है। जो लगातार ध्यान आध्यात्म से जुड़े रहते हैं ना, उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे उनको कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। उनको वहां जाके बैठना बाय फोर्स अंदर से होता है कि अब मैं बैठ जाऊं। क्यों?
क्योंकि वो न्यूरल पैटर्न्स कनेक्ट हो चुके हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में बन चुके हैं और वो पैटर्न बना चुके हैं। इस समय शांति, इस समय शांति, इस समय शांति, तो वो शांति तुमको धीरे धीरे मिलने लग जाएगी। ये पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज करके देखी, एक्सपेरिमेंट्स करना मेरा स्वभाव रहा है कि कभी कभी बहुत टाइम तक कोई साधना मत करो। ये जो माइंडफुलनेस की बात करी, ये एक साधना है। तो कभी कुछ दिनों तक कोई साधना मत करो, केवल किताबें पढ़ो। किताब पढ़ने से, किताबें माइंडफुलनेस के ऊपर, धर्म के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर किताबें पढ़ते रहने भर से तुम्हारे अंदर की जो पॉजिटिविटी अगर 1 या 2% इंप्रूव होती है, तो जब तुम कोई प्रैक्टिकल करते हो तो तुम्हारी पॉजिटिविटी जो है वो 200% इंप्रूव होती है, 2000% इंप्रूव होती है। तो इसका मतलब समझो कि इन सब चीजों के बारे में सुनना छोटा रिजल्ट पैदा करेगा, थोड़ा सा मोटिवेट करेगा, आई वुड से। रिजल्ट भी नहीं पैदा कर पाएगा, मोटिवेट करेगा तुमको, चेंज नहीं कर पाएगा तुमको। चेंज तो प्रैक्टिकली उस काम को करने से आएगा, भले वो 10 मिनट का हो। ठीक है, समझ में आया? तो आज की क्लास को अभी हम यहीं पे आराम देते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का पैटर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे थॉट्स के साथ जुड़ा हुआ है। थॉट्स इमोशंस को कनेक्ट करते हैं, इमोशंस हमारे फ्यूचर को क्रिएट करते हैं, और इसके बीच में जो जुड़ा हुआ पैटर्न है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं। तो आज का क्लास यहीं खत्म। थैंक यू सो मच। अभी इसके ऊपर किसी को कोई रिफ्लेक्शन है, बात करनी है या क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हाँ, अल्पेश जी। नितिन जी, बात कर दो। ऋषि जी, बात आ रही है मेरा आवाज? हाँ हाँ, आ रहा है। ऋषि जी, मतलब ये सब एक कम्युनिटी मुझे समझ सकते हैं। मुझे ना पॉन का आदत है, तो रात जैसी हुई तो मुझे वो चीज का मतलब याद आता ही है। जब आप हाँ बोल रहे थे ना तो मैंने खुद को वह देख पाया। तो ये मतलब आज रात भी रहूंगा ना तो वो इतना स्ट्रांग है कि मैं उसको रोक नहीं पाता। तो मैं कैसे उस पे ये करूं? मतलब मैं चाहता हूँ कि वो ब्रह्मचर्य लाइफ जो मैं सुबह 4 बजे उठूँ, एक्सरसाइज करूँ, मतलब हर रोज सब लोगों से सुनता हूँ, बुक में पढ़ता हूँ, पर वो वर्क नहीं होता मेरे लिए। तो कैसे मैं उस पे हाँ, जीत पा सकता हूँ? देखो, अभी जो आपने आपकी आदत बोली है वो आप अब अंदर से स्वीकार करने लग गए हो। तो क्या होता है, जब किसी चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो हमारा नेचर बन जाती है। तो अब आपको पहला काम तो ये करना है कि आपको अपने मन को बार बार ये अफर्मेशन देना है कि ये मेरी को बाहर से आई हुई एक चीज है, ये मेरा नेचर नहीं है। आप समझ रहे हैं? जी तो जी। पहला काम तो अपने आप को दिन भर में, अब आज रात को भी ये पैटर्न में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, कल भी हो जाएंगे, परसों भी हो जाएंगे, अभी उसकी कोई चिंता मत कीजिए, उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज अब वो एक न्यूरल पैटर्न बन चुका है। समझ रहे हैं आप बात को? जी तो अब क्या करना है, उस न्यूरल पैटर्न से लड़ाई नहीं करनी है, उसकी जगह पे एक नया न्यूरल पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है। जैसे अब इतने सालों से देखते देखते आपको भरोसा होने लग गया है कि यार ये अब तो मेरा नेचर है, अब ये तो मेरे अंदर का स्वभाव है, अब मैं कैसे छोड़ूंगा। तो बार बार जब आप इस चीज को रिपीट करते हैं कि अब ये मेरा स्वभाव बन गया है, ये मेरी आदत बन गई है, तो आप उसी न्यूरल पैटर्न को मजबूत कर रहे हैं। जी तो अब आपको ये कहना है कि ये मैं देखता हूं लेकिन ये मेरी आदत नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये बार बार दिन भर में जितनी बार भी आपको कोशिश हो सके, आपको इस बात को रिपीट करना है कि ये मेरी आदत थोड़ी है, ये मेरा स्वभाव थोड़ी है, ये तो एक आ गई हुई चीज है। धीरे 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 ये न्यूरल पैटर्न कमजोर होता चला जाएगा। फिर ये जब आप बार बार रिपीट करेंगे कि ये मेरी आदत थोड़ी है, ये मेरा स्वभाव थोड़ी है, तो क्या होने लग जाएगा, आप रोज रोज नहीं देखेंगे, फिर आपका मन करेगा कि यार आप ब्रेक लेके देखता हूं, क्योंकि ये तो मेरी आदत नहीं है। ये पैटर्न डेवलप होगा। तो ये पैटर्न क्या करेगा, आपको वो शक्ति देगा कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन पे आ जाएंगे। फिर आप करेंगे, 1 से 2 3 दिन नहीं देखा तो क्या हो गया, देखते हैं जरा, किताब पढ़ते हैं, आज आज किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, क्या हो गया लाइफ में। धीरे धीरे वो पॉजिटिव वाले न्यूरल पैटर्न इसको दबाते चले जाएंगे। बस मन से पहला काम ये करें कि इसको अपनी आदत बोलना बंद कर दें कि ये मेरी आदत है। जी। समझ में आ रहा है?
जी क्योंकि हमारी आत्म स्वीकृति चीजों को बड़ा मजबूत कर देती है। आत्म स्वीकृति कभी भी गलत आदतों को नहीं देनी। कोई लोग कहते यार मेरी तो शराब पीने की आदत है। अब देखो क्या हुआ, शराब तो एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन वो उसके मन के अंदर इतनी चली गई कि उसने खुद को उस चीज के साथ जोड़ लिया कि यार इसके बिना तो बस मैं और ये एक हो गए। अब जब मैं और ये एक हो गए तो उसको तो आपके स्वभाव में से वापस खींचना बड़ा मुश्किल है। तो पहला अफर्मेशन इसमें बड़ा काम करता है कि बार हम्म, बार अपने आप को ये कहते रहे कि मेरी आदत थोड़ी है, ये मेरा स्वभाव थोड़ी है, ये तो ऐसे ही, ये तो ऐसी, ये तो कमजोर चीज है, इसको तो धूल में उड़ा सकता हूँ, धूल में उड़ा सकता हूँ, कमजोर चीज है, मैं इसके ऊपर हूं, मैं इससे अलग हूं। ये चीज जब बार बार दिमाग में हम लाते रहेंगे दिन भर में, कोई एक पैटर्न बना लीजिए कि हर 1.5-2 घंटे के बाद में कोई एक अलार्म हो जिससे आपको याद आए और आप ये 3-4 लाइंस खुद के लिए दोहरा लें, फिर आप जी देखेंगे कि एक ताकत मिलना शुरू हो जाएगी। अभी वो चीज आपको अंदर से साल रही है, देखो आप छोड़ना चाहते हो जी लेकिन ये चीज आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि वो अंदर मजबूती से बिठा ली गई है और फिर वो बार बार सालती है और आदमी अपने आप को फिर विक्टिम साबित करने लग जाता है। जैसे गिल्ट आता है। गिल्ट है, ये गिल्ट जो है ना बड़ा खतरनाक है सर। पहला तो ये गिल्ट छोड़ दें, क्योंकि ऐसे दसियों हजार उदाहरण मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। हमने भी अपने में, एक बार मैं ग्रुप में चर्चा कर रहा था कि दुनिया में ऐसा कोई गलती नहीं होगी जो हमने अपनी लाइफ में नहीं की होगी, सबने मिला के जो जितनी की है उससे ज्यादा हमने कर ली। लेकिन उसके बाद में वहां से सब डार्क फेजेस से निकल के आज इस फेज पर कैसे आ पाए, ऐसे आ पाए कि हमने ये समझ लिया कि उस चीज को मैं अपना नहीं मानूं, जिसको मैं अपना मान लेता हूं मेरा घर नहीं छोड़ने को तैयार होती है ना। तो इसको, इस आदत को हम्म, पहले तो मैं अपना नहीं मानूं, मैं इस आदत को अपना नहीं मानूं, और दूसरा इसके अराउंड, इसके बाहर पॉजिटिव जो आदतें हैं उसको विकसित करने की कोशिश करूं। ये आप करेंगे, पहले कुछ दिन ये करके देखिए। और फिर एक आखिरी चीज जो बच्चों को भी बताई, 10 मिनट, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे अब मूवी 10 मिनट चाहे कुछ भी हो जाए हम देखते ही देखते हैं, वैसे उस आदत को ना छेड़ते हुए 10 मिनट की एक अच्छी आदत पे काम करना शुरू करें। जी ये 10 मिनट की अच्छी आदत बड़ा काम कर देगी। जैसे एक किसी रूम के अंदर 1,000 साल तक अंधेरा हो, 1,000 साल तक वहां पर प्रकाश नहीं हो, और एक दिन कोई व्यक्ति जाकर दिया जला दे, क्या होगा? वो 1,000 साल का अंधेरा 1 सेकंड में दिया जलाते ही दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना ही कमजोर हमारी नकारात्मकताएं हैं। कोई एक पॉजिटिविटी का दिया भर जल जाए तो बात बन जाती है ना। चलिए, दर्शन जी। जी सर, प्रणाम सर। जी बहुत ही आज के सेशन बहुत ही मतलब दिमाग खोलने वाला है। निश्चित तौर से जो जिस पैटर्न से विज्ञान और आपने आध्यात्म को जोड़ा, निश्चित तौर से ये सारी चीजें हमारे भीतर में बहुत सारी चीजों को जो मिथ से वो दूर हुए हैं। और नेचुरल मतलब ये बिल्कुल सत्य है कि भाई अंदर में जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं वही सारा एक मोटराइज सिस्टम में चलती रहती हैं। जैसे आपने बोला एक दूसरे के सिग्नल ट्रांसफर करती रहती हैं और पूरी पूरी बॉडी में पूरी वैसे ही वाइब्रेशन उसमें आ जाते हैं, ताकि फिर वो उसकी वो आदत बनती चली जाती है। तो निश्चित तो ये बिल्कुल ही सही है। इन सब बातों से बचने के लिए अपनी आदतों को वो छोड़ने के लिए या अच्छे पैटर्न में चलने के लिए हमको अपने आप को बदलना पड़ता है। उसके लिए जैसे आपने बताया कि सत्संग का सहारा लेंगे, सभ्य लोगों के उस बीच में उठेंगे बैठेंगे, संभ्रांत लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे। अपने फैमिली की रेपुटेशन को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो उस हिसाब से आदमी का माइंड सेट होता है। अगर आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ कम है, आप फैमिली को भी टाइम कम देते हैं और ऐसी दोस्ती यारी के बीच में आप हैं, तो नेचुरली आपकी आदतें उतनी सुधार की तरफ नहीं जा पाती। खासकर मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आपको, जैसे आपने बताया स्वाध्याय, स्वाध्याय सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं होता, वो स्वाध्याय वो भी उसी पैटर्न में आता है कि पढ़ना चाहिए, नई नई इंफॉर्मेशन मिलती हैं। और जितना आप सत्संग सुनेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार, अच्छी बातें, अच्छे न्यूरॉन्स भी जब वो सुनते हैं तो वो भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया है।
आप सिर्फ प्रण कर लें कि मुझे इस चीज को बदलना है या आगे बढ़ना है, तो आप उस कोशिश में लग जाएंगे ना, तो जैसे सर बोलते हैं एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपने हाथ, क्योंकि इस दौर से सर हम भी गुजर चुके हैं। हमने भी बहुत अपने जो भी, जैसे आपने कहा ना, ऐसा कोई कर्म नहीं होगा कि हमने अपने अपने जीवन में नहीं किया होगा, लेकिन हम जिस स्टेज में थे। और अब आप एक कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ क्या होती है आपको पता है। कॉन्ट्रैक्टर को हर तरह के गुण रहते हैं उसके अंदर में। उस लाइफ में कैसे बाहर आया मैं, वो सारी दोस्ती मेरी छूट गई कि उस लेवल के लोग थे। वो सारी चीजें उसमें थी, उसमें फोन भी था आपका, वाइन्स भी थी, और हर कर्म थे उस लाइफ में। जब मैं उस समय, हालांकि उसको 20-25 साल 30 साल हो गए उसको छोड़े हुए सब चीजों को, तो आप देखिए तो कैसे चेंज हुआ। आज मैं इतना अध्यात्म में मतलब अध्ययन करते रहता हूँ, अपने आप को सोचता हूँ तो वाकई में किस पैटर्न से निकल के किस पैटर्न में आ गया। ये क्यों हुआ? मैं किसी सत्संग से जुड़ा, किसी दरबार से जुड़ा, किसी बड़े संगठन से जुड़ा, किसी सेवा से जुड़ा। तो वहां पर लोगों के बीच में रहकर मुझे एहसास हुआ, यार इतने अच्छे लोगों के बीच में रहकर मेरे ऐसे कर्म हैं। तो मैंने धीरे धीरे अपने कर्मों को सुधारना चालू किया, सुधारना चालू किया, सुधारना चालू किया। धीरे धीरे आज इसमें इतनी मतलब पीआर लेवल इतना बढ़ गया कि आज मानेंगे नहीं कि ऐसा लगता है कि जो अगर रायपुर शहर में कोई शरीफ आदमी है तो दर्शन निहाल ही होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अंदर में पहले मैं कैसा था, अब क्या हूँ। तो कभी कभी मेरे को गिल्टी भी महसूस होती है कि देखो भाई इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त हुई है, मिल भी रही है, तो लेकिन चेंज तो होता है, हर आदमी कर सकता है। लेकिन मैं उस लाइफ को देखता हूँ, आज की लाइफ को देखता हूँ, तो ईश्वर ने मुझे कैसे बचाया। लेकिन बचाने के पीछे अगर साइंस देखता हूँ तो ये चीजें काम आई, सत्संग काम आया, और संग काम आया, सभ्य लोगों के बीच उठना बैठना काम आया, और दूसरा स्वाध्याय काम आया। तो ये सब चीजें अगर अपन भी, कोई भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर अपने पैटर्न में ले लेता है, उसको अपनाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एकाग्रता और ध्यान। जब आप उस पैटर्न में चलने का प्रयास करते हैं कि ध्यान, तो बैठना तो चालू करो, बैठना भी नहीं है करना भी नहीं, तो वो कोई सुधार नहीं कर सकता इसके लिए। हम इन्हीं चीजों के एडिक्ट बन चुके होते हैं। उनसे अपने आप को छुड़ाना तो थोड़ा सा समय भी लगता है, और अभ्यास भी लगता है, और कोशिश भी लगती है। ऐसे आसान से नहीं होता है। तो इसलिए से कभी एक सज्जन जैसे बता रहे थे कि इस आदत से मैं गिरफ्त हूँ। तो जो आपने उसको पैटर्न बताया 100% सही है। वो अगर रास्ता अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इस चीज से बाहर हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ सर मैं। इस दौरान से मैं कईयों को देखा हूँ, कई निकले भी हैं। आज हम काफी अच्छे 5-10 दोस्त दोस्त गिरफ्त में थे, तो हम कैसे बाहर निकले हैं, और उस रेंज से बाहर हो गया एक प्रकार से। जिस कंडीशन में था, अगर उस समय उनके साथ अभी भी मैं चलते रहता, लेकिन ईश्वर ने भी साथ दिया सर मेरे को। उस लॉबी से निकाल के मेरा वो जो बिजनेस लाइफ ही चेंज कर दी उसने। मैं कॉन्ट्रेक्टर लाइन से निकल के सीधा आ गया इलेक्ट्रिकल लाइन में आ गया, जहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ना था ऐसा तो मिला भी नहीं मेरे को भगवान की दया से। और मैं धीरे धीरे इन सब चीजों से दूर होते होते फिर जब ईश्वर ने जीवन में गुरु को लाया, तो फिर मेरा पैटर्न ही मतलब रास्ते ही पूरा बदल गया था। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिस तरह का जैसे वो स्किल्स का मतलब अच्छी स्किल्स को ग्रहण करना है, सीखने की आदत। जैसे बताया आपने, बताया कि एक तो बताया आपने सीखने की आदत, और दूसरा अच्छी सोच रखना, तीसरा न्यूट्रिशन, चौथा एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज वाली जो बात कही, निश्चित तौर से जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ में सारा बॉडी के अंदर जितने भी जो सक्रियता लाने वाली चीजें हैं वो अपने आप सक्रिय हो जाती है। न्यूरॉन सक्रिय हो जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है आपको। बहुत सारी चीजें लगता है कि आज कुछ मैंने कुछ किया है। वैसे जैसे आप ध्यान, जैसे ध्यान लगाते हैं, ध्यान को उठने के बाद लगता है कुछ लगा कि आज में बहुत शांति मिली है मन को या अंतर को। तो जैसे उसके बारे में आप आएंगे जो थॉट्स को कैसे रोकें। थॉट्स को रोकना नहीं है, थॉट्स को अपने दृष्टा बन के देखना है। उसको निकलने दो, आने दो, लेकिन आप अपने पैटर्न पे चलो, अपनी उस पे बैठो। ऐसी कई चीजें सर। पर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, एकाग्रता और ध्यान में क्या अंतर है, और दोनों कितना जरूरी है? एकाग्रता और ध्यान।
सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, एकाग्रता और ध्यान में जमीन और आसमान का अंतर है। एकाग्रता अपने विचारों को किसी एक जगह पर केंद्रित करना है, ये एकाग्रता है ना। ध्यान है अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाना। जब आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हो तो आप अपने विचारों को रेगुलेट करने के लिए ताकतवर बन जाते हो। ये ध्यान की क्षमता है। और ध्यान अपने बाद में एकाग्रता को जन्म दे देता है, क्योंकि जब आप विचारों को जानने लग जाते हो तो उन विचारों में से किसको चुनना है और किसको रखना है वो एक बात आपको, ताकत आपको मिल जाती है। और किसी एक विचार के ऊपर लंबे समय तक फिर रुक जाना, ये एकाग्रता को जन्म दे देता है। तो पहला साधन ध्यान। जो लोग एकाग्रता के चक्कर में पड़ जाते हैं, अगर वो किसी बुरे विचार के साथ में उनकी एकाग्रता जुड़ जाए तो वो बुरा संस्कार भी निर्माण कर देती है। इसलिए हमारी संस्कृति में आप देखेंगे तो ध्यान को महत्व ज्यादा दिया गया बजाय कि एकाग्रता के। जब आप ध्यान करते हैं तो एकाग्रता अपने आप प्रतिफलित होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर लगातार श्वास के ऊपर काम कर रहा है तो वो श्वास को देखते देखते एकाग्रता की बाहर की विषयों से उसका मन अपने आप निकल के श्वास पे आके धीरे धीरे टिकने लगेगा। और जैसे जैसे मन उसके श्वास पे टिकने लगेगा वो एकाग्रता उसके अंदर अपने आप प्रतिफलित होने लग जाएगी। लेकिन अगर कोई एकाग्रता से शुरू करे कि नहीं, मुझे तो बस सबसे पहले यूं करके बैठे और ताकत लगाए और केवल सांस के ऊपर फोकस होना है, वो एकाग्रता उसके अंदर विषाद पैदा कर देगी, है ना। तो सवाल पहले हल करना है एक ध्यान का, और फिर उसके बाद में उससे प्रतिफलित एकाग्रता अपने आप होगी। धन्यवाद सर। जी, राजकुमार जी। जी, डॉक्टर ईशा आचार्य जी नमस्कार। जी। देखिए, आपके इतने सारे सेशन में हम बैठते हैं और हर सेशन में कोई ना कोई चीज हम सबको जो है ना सेशन को ज्वाइन करने के लिए आकर्षित करती है कि शायद हमें मिस नहीं करना चाहिए। और जब से आप इस तरह के सेशन लेने लगे हैं दोनों ही, क्योंकि आप तो आध्यात्मिकता के सेशन भी और साथ में बिजनेस के सेशन भी, और दोनों में वो चीजें निकल के आती है जो कहीं ना कहीं हमको भी सोचने पर मजबूर करती है। तो इसमें तो बस यही है कि हम भी ये चाहते हैं कि कुछ चीजें हमारी भी जो है ना अनुशासन में ढले, और फिर अनुशासन में ढल के हम उसको एकाग्रता पर और आध्यात्मिकता पर लेकर जाए। क्योंकि अगर हमारा अनुशासन ही अगर डिसमिस है और अगर हम अनुशासन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर अनुशासन की सीढ़ी हमने तय कर ली तो उससे एकाग्रता भी बनेगी और ध्यान भी बनेगा, और उससे हमारे व्यापार में भी वृद्धि होगी। और जो हमारा खुद का मैनेजमेंट है, चाहे वो घर का मैनेजमेंट है या व्यापार का मैनेजमेंट है या स्टाफ मैनेजमेंट है, टास्क मैनेजमेंट है, उन सब चीजों पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है जब हम अनुशासन से काम करते हैं तो। और जब हमारा अनुशासन कोई देखता है तो वो हमसे भी कोई ना कोई व्यक्ति सोचता है, सीखता है, हमारे आचरण से भी सीखता है। तो अब हम आपके आचरण से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप जब भी क्लास में आते हैं हम आपसे बहुत 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 कुछ चीजें सीख रहे हैं। और जब से आपको सुनने लगे तब से तो ये लगा है कि जो बहुत बड़े बड़े अपने आप में जो गुरु कहने वाले लोग हैं या इस प्रकार से है, जिनका आडंबर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन वास्तविकता में जो मिलना चाहिए वो वहां से मिल नहीं पाता है। लेकिन इस श्रेणी में अगर हम आपको देखते हैं तो आपके पास आडंबर नाम की चीज तो है ही नहीं, और हमें जो मिलता है वो मतलब एक प्रकार से अभूतपूर्व जीवन के आनंद की अनुभूति कराने वाली चीजें आपसे हमारे को मिलती है। और इसी के साथ में मेरा एक आग्रह है, निवेदन है आपसे कि क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है और एक कॉलेज लाइफ स्टूडेंट्स भी है, तो अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उन सबको इसमें अब जोड़ना मैं शुरू करूंगा, तो निश्चित उनको रूप से। सबको फायदा मिले। क्योंकि अगर वर्किंग कैंडिडेट है तो उनको भी लाजमी सी बात है कि उससे उनको भी फायदा मिलेगा, और जो स्टूडेंट है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। सबको जोड़िए राजकुमार जी। जितने अपना तो अजय भारत का मिशन ही ये है कि हम तो ये चीज को जितने ज्यादा लोग सुन सकें उतना अच्छा हमारे देश को एम्पावर करने की ये प्रयास है। तो आप बिल्कुल निसंकोच उनको जोड़िए, एक दो पुराने सेशंस की लिंक उनको भेजिए और ये कहिए भैया आओ। ऐसा कोई आग्रह किसी के ऊपर नहीं है, आए देखें, अगर ठीक लगता है तो आगे कंटिन्यू करें।
परमात्मा ने सबके लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं मेंटर मेंटी का अरेंजमेंट किया हुआ है। जो लोग हमारे साथ में ऋणानुबंध जिसको कहते हैं वो होगा, वो कंटिन्यू रहेंगे आगे चल के। तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसमें जोड़िए, मोटिवेट करिए। तो वो ग्रुप में जोड़ने के लिए या तो मुझे ग्रुप का लिंक चाहिएगा, या मुझे मैं जो भी आपको एडमिन आप उसका बनाएंगे। एडमिन एडमिन बना दूंगा, आप उसके अंदर डायरेक्ट जोड़ सकते जी, बस यही आपसे आग्रह था, ये आपने स्वीकार कर लिया है, हैं। तो यस। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांशु। सर बीच में बोलना चाहूंगा, आपके हाँ सर। सेशन एक्चुअली आपके सेशन एक्चुअली स्टेडियम में बोलने वाले हैं, बोलने लायक हैं, किसी स्टेडियम के अंदर। सब हाँ तक बस संदेश पहुंचे। आप लोगों की वाइब्स के साथ में देखिए, जितना समय मिल पा रहा है उसमें अपन सब काम कर रहे हैं। और मुझे तो नहीं, ऐसा लगता है कि यही मौका ईश्वर जो दे रहा है उसी के लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं कि परमात्मा ये मौका दे रहे हैं कि अपने लोगों के बीच में बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। यस। दिव्यांशु। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन। बहुत बहुत मज़ेदार था एज एक्सपेक्टेड। हर सैटरडे नई चीज़ निकल के आती है, ऐसा लगता है कि कुछ बोरियत नहीं है इसमें, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और सब रिलेट होता है साइंस से भी। कई बार हम ऐसे लॉजिकली देखें खुद से विदाउट साइंस तो भी समझ में आता है कि चीज़ें वर्क करती हैं। एंड मेरे लाइफ में भी एक टाइम था जब मैं बहुत वीक था स्टडीज़ में। लाइक अगर 7 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से 6 में फेल होता था। बट सडनली टेंथ में एक फ्रेंड मिला और उसने बहुत सारी चीज़ें बताई कि भाई स्टडीज़ को कैसे करना चाहिए, तू भी कर सकता है। मैं अपने आप को डम कंसीडर करता था कि मुझसे कैसे होगा, स्पेशली साइंस और मैथ्स। बट उसने समझाया तो मैथ्स और साइंस में टॉप स्कोर्स थे मेरे 1 साल के अंदर। एंड बस उससे 1-2 हफ्ते बात करने से ही मेरा शेड्यूल बहुत बहुत स्ट्रांग हो गया था। जैसे आपने कहा कि लेट नाइट सोना, मैं जल्दी सोता था और लेट उठता था। 10-12 घंटे सोने की हैबिट थी। बट उस फ्रेंड ने 1 हफ्ते में ऐसा मैजिक किया जस्ट बाय हिज वर्ड्स एंड हिज एक्सपीरियंस कि मैं 3 या 4 घंटे ही सो रहा था मात्र। 12 बजे सोता था, सुबह 3:30 बजे उठता था और 3 से लेकर के अगले 12 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ाई होती थी, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडीज। बहुत अमेजिंग वो पीरियड था लाइफ का। मैं कंसिडर करता हूँ, मैं अपने उस टाइम फेज को आइडियल मानता हूँ अपना, कि वो टाइम फेज कितना अमेजिंग था। और सर मेरे डाउट्स तो कुछ नहीं थे, मैं तो खुद अमेज्ड हूँ और चीज़ों को बहुत रिलेट कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। बट मेरी सिस्टर है, अब उसका सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझसे वो आंसर एक्सपेक्ट नहीं करेगी और ना ही मुझसे सुनेगी। वो कह रही है सर बताएंगे तो ही मुझे समझ में आएगा। वो जानना चाह रही है सर, उसको याद नहीं होती कोई चीज़ें। जैसे भी उसका 10th स्टैंडर्ड है, वो पढ़ना चाह रही है, बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं उसको कवर करने हैं। साइंस में बहुत नए टॉपिक्स हैं जिससे वो रिलेट नहीं कर पा रही है। याद करने में उसको प्रॉब्लम होती है। वो सोचती है कि मैथ्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट उसको याद ही नहीं हो सकते, या फिर याद होंगे ही नहीं उसे। देखो, जब 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 अपन कोई चीज को अपना मान लेते हैं ना दिव्यांशु, वहीं से पहली प्रॉब्लम शुरू होती। जैसे ही अगर वो ये मानती है कि मेरे से ये सब्जेक्ट याद नहीं होते, उसने पहले ही अपने दिमाग में वो न्यूरल पैटर्न क्रिएट किया है कि ये मेरे लिए टफ होने वाले हैं, ये मुझे याद नहीं होने वाले। पहले तो इस न्यूरल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, जैसे उनको मैंने बताया, अपने आप को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, यार ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये मैं वैसे ही याद कर लूंगी, ये मेरे लिए बड़ा आसान है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन जितने ज़्यादा बार, जितनी बार रिपीट करोगे, उतना पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न डेवलप होगा। देखो, थॉट ही उसकी फीलिंग बना रहे हैं। एक थॉट आया, पहले उसने करके देखा होगा, उसको उससे नहीं जमा होगा, उस मामले में फेल हुई, तो उसके दिमाग में ये थॉट आ गया कि मैं ये कर नहीं पाती, मैं ये कर नहीं पाती, मैं ये कर नहीं पाती, और ये बार बार रिपीट हुआ होगा इंसिडेंट। तो उसने क्या बना दिया, उसका थॉट मजबूत कर दिया। कभी कभी रिवर्स साइकिल भी चलती है बेटा, हमेशा याद रखना है ना। साइकिल चलाते थे बचपन में, कभी कभी रिवर्स साइकिल भी चलाई है ना, पेडल उल्टा घुमा लेते थे, फिर चेन उतर जाया करती थी। तो ये हमारी ऐसी मामला है। थॉट हमारे एक्शंस बनाते हैं, और कभी कभी अनजाने में होने होने होते रहने वाले एक्शंस हमारे थॉट बना देते हैं। वो थॉट मजबूत हो जाते हैं, तो वो मजबूत थॉट फिर हमारी फीलिंग बन जाते हैं, और फीलिंग हमारा फ्यूचर बन जाती है। तो पहला तो ये थॉट, फीलिंग और फ्यूचर के कनेक्शन को समझ जाओ। उसको ये बोलो कि पहला काम करके ये बोलना और ये सोचना बंद कर दे कि तेरे से ये नहीं होगा। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, आज से करीब करीब 100 साल के, गांधी जी के समय के एक महापुरुष थे।
वो शतावधानी थे। शतावधानी का मतलब क्या होता है? शतावधानी का मतलब होता है जो एक ही समय पर 100 अलग अलग काम एक साथ कर सके, ऐसे व्यक्ति को शतावधानी कहते हैं। तो वो क्या करते थे, राजेंद्र या ऐसा कुछ उनका नाम था, जैन धर्म के बड़े पहुंचे हुए महापुरुष, ग्रस्त ग्रस्त महापुरुष। तो क्या करते थे वो, एक तरफ वो कहते थे कि एक किताब के श्लोक बोलते चले जाओ लगातार, किसी एक संस्कृत किताब के। फिर किसी में से किसी के साथ चेस खेलते थे। किसी से कहते थे कि वो बेल को टिंग 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 करते चले जाओ। किसी के साथ में कोई टेबल जो होगी वो बोलेंगे। ऐसे 100 काम एक साथ। तो अगर वो किसी के साथ चेस खेल रहे हैं और उधर से 2 बार टिंग बज गया और उनसे आपने पूछा कि कौन सी नंबर भी बार हमने ये बेल को रिंग किया, वो बता देते थे। कौन सा श्लोक वो सुना रहा है वो भी वो बता देते। शतावधानी, 100 टास्क एट वन टाइम, एंड ही हैज गिवन अ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन मुंबई। गांधी जी उनको अपना गुरु मानते थे एक तरह से। तो तो ऐसे महान व्यक्ति जो रहे, तो इसका मतलब ये ह्यूमन कैपेसिटी है ना। आ, शतावधानी, आ, गांधी इज गुरु, ऐसा आप थोड़ा इंटरनेट पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे शतावधानी हुए। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं। हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी, ये देखो इनका फोटो दिखाता हूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नो सर, राज, अभी नहीं करिए। अच्छा, राजचंद्र, राजचंद्र जी। तुमको लगेगा यार ये क्या व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन तुम इनके बारे में पढ़ना। ये थे वो, ये उनका ओरिजिनल फोटो है। तपस्या के बल पे हम्म इन्होंने अपने आप को ऐसा विकसित किया। गुजरात में आज भी इनका जो है वो बड़ा वो है। लेकिन अगर तुम इनके बारे में पढ़ो, उसको बोलो कि इनके बारे में पढ़े, तो उसको ऊर्जा आएगी कि ये कौन थे और क्या थे ये श्रीमद राजचंद्र जी, है ना। तो ऐसी गजब की पर्सनालिटी, 100 चीजें एक साथ एक बार में करके देखो। गांधी जी ने इसमें लिखा कि मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले आधुनिक 3 पुरुष हैं, रायचंद्र भाई और टॉल्स्टॉय और उनकी एक कोई बुक रस्किन, रस्किन की। तो श्रीमद राजचंद्र जी। तो एक तो पहली बात, चाहे तो 100 चीजें एक बार में याद कर सकता है व्यक्ति, और लगातार ऐसी बदलती हुई चीजों के बीच में भी अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मैथ्स और साइंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कविता या कहानी की तरह याद रखी जा सके। उसमें लॉजिक्स होते हैं, समझने वाली चीज है। उसको बोलो कि फ्लो चार्ट बनाए। फ्लो चार्ट लेटेस्ट मेथड है। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले उसको पूरा पढ़ ले, फिर कागज के ऊपर उसके बुलेट पॉइंट्स को या को फ्लो चार्ट में बनाती रहे, और फिर उस फ्लो चार्ट को देख देख के उसको पढ़े। फ्लो चार्ट को देखे और पूरे आंसर को समझने की कोशिश करे। धीरे धीरे फिर फ्लो चार्ट पे की भी कुछ चीजों को छुपा दे, उसके ऊपर भी हाथ रखे, और फिर खाली मेजर मेजर जो पॉइंटर्स हैं उसको देख के बोलना शुरू करे, और फिर चौथी स्टेप में बिना उसके। ये भी एक टेक्निक है फ्लो चार्ट। तीसरी बड़ी टेक्निक है रिपीटेशन। रिपीटेशन इतनी बड़ी टेक्निक है जिसको पुराने जमाने में कहा जाता था घोटना। तो घोटोगे ना जितना उस चीज को, उतना ज्यादा वो दिमाग में बैठती चली जाएगी, है ना। लोगों को पूरे के पूरे वेद मंत्र 1,24,000 श्लोकों की महाभारत और ये रामायण याद हो जाती, तो 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें क्या बड़ी चीज है। हम्म? पर अभ्यास, लगातार उसको बैठ के रिपीट करती रहे, घोटती रहे, और बार बार मेंटल अफर्मेशन, ये मेरे लिए बहुत आसान है, ये मेरे लिए आसान है, ऐसा तो कई चीजों को मैं कर सकती हूँ। जितना अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देगी, उतना न्यूरल पैटर्न मजबूत हो जाएंगे और उसके फेवर में काम करने लगेंगे। ठीक है। यस सर, उसके अंदर चेंजेस तो बहुत आए हैं जब से मैं सेशन अटेंड करता हूँ, वो भी करती है। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बस एक डाउट था आज, क्योंकि आप थॉट प्रोसेस और मेंटल पावर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो शायद वो भी उसके क्लियर हो गए होंगे। वो कह रही है हम्म। शायद मेरा दिमाग छोटा है। ये देखो फिर से एक न्यूरल पैटर्न बना रही है ना। यस सर।
कोई ऐसा नहीं होता, यहाँ सब डॉक्टर बैठे हैं, वो बकायदा तोल वोल के बता देंगे कि किसका कितना है, उसका ज्यादा ही निकलेगा सबसे, है ना। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। गौरव अग्रवाल जी। सर सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं हर चीज को सर बार बार चेक करता हूँ, और तो उसके लिए सर क्या इन्फॉर्मेशन यूज करना चाहिए? मतलब जैसे लॉक है तो उसको 3-4 बार चेक, मतलब हर चीज को बार बार चेक करता हूँ। हाँ, मेरी लाइफ में सब शांत और सुरक्षित है ना। ये जितनी बार आप ये क्यों करते हैं पता है क्या? असुरक्षा की भावना, अंदर से ऐसा लगता है यार ये कहीं छूट तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो ये असुरक्षा की जो भावना है वो अंदर तक पसर गई। तो मैं अपनी लाइफ में चारों तरफ से पूरी तरह सुरक्षित हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ शांत है। जितना इस भावना को रिपीट करते रहेंगे, रात को सोते समय भी यही बात बोलते रहे, मैं चारों तरफ से सुरक्षित हूँ, मैं चारों तरफ से शांत और सुरक्षित हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ सुरक्षित है ना। तो धीरे धीरे ये सब दूर हो जाएगा, फिर ऐसा लगेगा खुला भी छोड़ के चले गए तो क्या है, ऊपर वाला सुरक्षा करेगा उसे, है ना। और सर एफर्मेशन ज्यादा यूज करने से सर रिवर्स भी हो रहा है, मतलब उधर से भी ज्यादा और बढ़ते जा रहा है। करते चलो, ये वो भी तो जोर मारेगा, पहलवान दोनों तरफ है ना, आप हाँ हाँ। अकेले थोड़ी हो। उधर भी पहलवान, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो बस, है ना। वो उधर से और ज्यादा जोर मारे तो तुम क्या, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 2 बार लॉक चेक करते थे तो 4 बार करोगे। पर हाँ हाँ धीरे वैसे धीरे 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 ये पैटर्न मजबूत होता चला जाएगा, फिर एक दिन उधर से कमजोर होता चला जाएगा। जी सर। ठीक है, विक्रांत जी। थैंक यू। अ, सर आज जैसे आपने जर्नलिंग की बात की, तो जर्नलिंग में यू शेयर्ड कि जर्नलिंग लिखने या करने के बाद वन हैज टू, आई थिंक वीडियो का हिस्सा था फिर आपने भी शेयर किया, वन हैज टू सिट एंड थिंक ऑल अबाउट इट। तो उसका कोई पैटर्न होता है? बिकॉज मैं जर्नलिंग लिखता हूँ, बस लिख के छोड़ देता हूँ, दैट्स इट। तो क्या वो हम्म। मेडिटेट करने के बाद हमें अगले दिन कुछ रिव्यू करना चाहिए, हफ्ते बाद रिव्यू करनी चाहिए वो जर्नलिंग? तो फर्दर क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? देखिए, सबसे पहला तो जर्नलिंग लिखना अपने आप में एक बहुत साइकोलॉजिकल रिलीज है। जब आप अपनी चीजों को लिख देते हैं, पेपर पे उतार देते हैं, तो वो दिमाग से निकल जाती है। तो जर्नलिंग लिखना ही अपने आप में एक थेरेपी है, नंबर वन। दूसरा, उन्होंने जो ये कहा जिसमें वो मेटा कॉग्निशन की बात कर रही हैं, वो ये कह रही कि जर्नलिंग जब आप लिखते हैं तो आप अपनी गलतियों के साथ साथ उन सिचुएशंस को भी लिखें जो कि उस जिस जिन सिचुएशंस में दोज मिस्टेक्स अकर्ड हैपेंड, है ना। तो वो बाद में आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा कि यार ऐसा जब जब होता है तब तब मेरे से मेरा ये ट्रिगर होता है। तो वो जब आपको पैटर्न समझ में आने लगेंगे, उस जर्नलिंग के पन्ने पलटते हुए जब आप उन चीजों को देखने लगोगे, नोटिस करोगे, तो वो आपको आगे के बारे में आपको मजबूत कर देंगे कि यार इन पैटर्न्स को मुझे अवॉइड करना है, या इन पैटर्न पे अब मुझे अपने रिएक्शंस को बदलना है। तो जर्नलिंग के ऊपर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से यू विल बी एबल टू नोट डाउन दी पैटर्न, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज पैटर्न्स या फ्रीक्वेंसीज जब जब ये सिचुएशंस होती। कभी कभी ऐसा भी होता है जर्नलिंग लिखने वालों के साथ कि वो ये भी देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर डेज ऐसे हैं जिसमें मुझे ये डिस्टरबेंस होती है। जैसे अगर कोई अपने फूड पैटर्न की जर्नलिंग करने लगे तो उसको थोड़े दिन में समझ में आ जाता है कि कुछ पर्टिकुलर फूड ऐसे हैं जो कि उसको एसिडिटी क्रिएट करते हैं। अब अगर ये चीज वो अननोटिस रखता तो उसको ये कभी समझ में नहीं आता, और नोटिस कर लेने से बाद में वो अवेयर हो जाता कि यार इन चीजों से मुझे अलग रहना है, बिकॉज ये चीजें मैंने नोटिस किया है ओवर द पीरियड कि ये मुझे तकलीफ करती हैं। सिमिलरली, इफ यू रिफ्लेक्ट ऑन योर जर्नल्स, यू विल बी एबल टू डिस्कवर सच पैटर्न्स जो कि आपको एक नई इंसाइट देंगे कि इस तरह के सिचुएशंस में और पैटर्न में आने से बचना है, या अगर आ जाए तो अब जो मेरा पुराना रिएक्शन था उससे अब मुझे अलग रिएक्ट करना है। मींस एनालिसिस करने चाहिए, एनालिसिस और करना। चाहे मन बंद के करो चाहे रीड करके करो, उसे हाँ, एनालिसिस करने चाहिए, लिख के बंद नहीं कर देना। एब्सोल्युटली। और वैसे तो सर जो भी आप बातें शेयर करते हो, इट्स सो, कितनी पायस होती, कितनी प्योर होती कि दिल में उतर जाती हैं। यू डोंट डाउट एनीथिंग व्हाट यू से, दैट इज अ ब्यूटीफुल साइन की हाउ होलिस्टिक पर्सन यू आर। पर जैसे माइंड का क्या गेम है, जैसे पीछे
जब आप पहले सेशंस लेते थे इसके, तो यू यू टोल्ड कि रात को कॉपर के साथ, तिल के तेल के साथ पैरों की मालिश किया करो, टॉक्सिन निकलेंगे, राइट? मैंने काफी देर कंटिन्यू किया, पर एक दिन शायद मैंने कोई वीडियो देख लिया या कोई आर्टिकल पढ़ लिया कि ये सब चीज फालतू है, ये कॉपर तेल और स्किन के रिएक्शन से ये होगा ही होगा, दिस इज साइंटिफिक, नथिंग टू डू विद टॉक्सिन्स। तो पता नहीं डाउट पैदा हुआ, फिर आदत छूट गई। तो क्यों ऐसा क्यों होता है मन पे कि कोई चीज आप कर रहे हो उसके लिए कोई डाउट क्रिएट कर दे और आप वीक पड़ जाते हो, चाहे आप जानते भी हो कि दिस इज हाँ ये गुड। तो, हाँ देखिए, ये इसमें दो चीजें हैं। मैं इसके दो अलग अलग आंसर देना चाहूंगा। पहला आंसर ये है कि कोई भी अच्छी चीजें लंबे समय तक हम क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे आंसर ये है कि हम उस अच्छी चीज के लिए अपने आप को ट्रीट नहीं करते, ट्रीट नहीं देते और पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं करते। तो बाय डिफॉल्ट आज के टाइम पे ना इंसान के अंदर आत्मबल जिसको कहते हैं उसका लेवल जरा लो ही हो गया, और ये आत्मबल ही रहता है जो हमें लगातार किसी चीज को लंबे समय तक करने के लिए मजबूत करता है। अगर इस दुनिया में आप कुछ फेमस पर्सनालिटीज को देखें, अब जैसे मेधा पाटकर, नर्मदा बचाने का अभियान ही उनके जीवन का एक वो बन गया, है ना। तो वो जीवन भर उसी एक चीज पे लगी रही, तो वो उस एक सब्जेक्ट पे चलते चलते भी फेमस हो गई। वो दशरथ मांझी, उसका आत्मबल देखो, उसका एक ही लक्ष्य था लाइफ में कि ये पहाड़ को तोड़ के मुझे यहां से रास्ता बनाना है। जीवन भर वो आदमी एक ही काम करता रहा, आज उस चीज के लिए वो जाना जाता है, द माउंटेन मैन बोलो या जो भी उसको बोलो। तो वो हर चीज के पीछे जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि जिसके अंदर जितना वो आत्मबल का कंटेंट या डोज जितना रहेगा, वो किसी भी टास्क को जो उसको मन से वो मानता है अच्छा, उसको लंबे समय तक वो कर पाएगा। नहीं तो आप तेल की बात कर रहे हैं, लोग पूजा पाठ ही छोड़ देते हैं, लोग ध्यान करना छोड़ देते हैं, कुछ समय तक करते हैं, वो फिर ध्यान ही छोड़ छूट जाता है। अब वो उसके लिए कोई निगेटिव नहीं पढ़ते हैं तो भी वो छूट जाता है। तो यहाँ तो कुछ हमने पढ़ा, अच्छा अब जब कुछ पढ़ के हमारे दिमाग में किसी को लेकर एक रैशनल थिंकिंग पैदा हुई, तो इसका रैशनल लॉजिक्स के जवाब रैशनल लॉजिक से ही काटे जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं। हमें ये पहला ये सोचना है कि इवन इफ इट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट हार्म इट इज क्रिएटिंग टू मी। नंबर वन, ऑयल इज बेनिफिशियल इन आयुर्वेदा, इट इज कंसीडर्ड। जो व्यक्ति ये बात कर रहा है, क्या वो आयुर्वेदा के बैकग्राउंड से आया है या वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से आया है जहां पर इस चीज को मेन स्ट्रीम पैथी ही नहीं माना जाता इलाज की, ये भी समझना पड़ेगा। तो पहला बैकग्राउंड समझा। दूसरा, इस पे चर्चा करी कि यार ऑयल का जाना शरीर के अंदर और वो भी पैरों के तलवों में, जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी भी बोला जा रहा है आज के समय में, उसमें ऑयल का जाना हमारे शरीर को बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आयुर्वेदा इसका आंसर करता है कि यस, हमारा शरीर का हर एक छोटा सा हिस्सा भी एक तरह से वो पाइप है जहां से इस तरह की चीजें हमारी बॉडी में जाके हमें इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए उसको कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और तीसरा, मेरे भी दिमाग में ये बात आई थी, बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, कि यार ये कांसे की कटोरी से काला जो हो रहा है, ये कहीं तेल और इसका कांसे का रिएक्शन तो नहीं है। तो पर मैंने उसको दूसरे शरीर के हिस्सों पे भी लगा के देखा, है ना। मैंने एक दिन क्या किया, मेरे हाथ के ऊपर यहां पे ऑयल लगाया और कांसे की कटोरी से उसको किया, तो वहां से वो ब्लैक होने की जो परसेंटेज थी वो हार्डली 5 या 10% थी। अगर कांसे और ऑयल के रिएक्शन से टॉक्सिस से कालापन हो रहा है तो वो तो कहीं पे भी हो सकता है। फिर पैर के ऊपर वो उतना काला और हाथों के ऊपर या ऐसी स्किन के ऊपर, हैंड के ऊपर वो उससे कम कैसे हो रहा है। सो आई हैव नॉट फाउंड दिस लॉजिक वेरी करेक्ट इन एवरी सेंस कि ये अगर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन थी तो इसको फिर किस जगह पे आप कर रहे हो, पैर के तलवे पे कर रहे हो कि हाथ के तलवे पे कर रहे हो या गर्दन पे कर रहे हो, उससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए था, पर वो हुआ। तो आप भी एक बार इसको करके देखें कि क्या सब जगह उतना ब्लैक सब्सटेंस निकल रहा है या केवल पैर के तलवे से निकल रहा है। अगर लग रहा है कि सब जगह है, देन इट इज अ केमिकल रिएक्शन। इफ यू वांट टू अवॉइड कांसा रबिंग, यू कैन अवॉइड दैट एंड यू कैन सिंपली पुट ऑयल
विद योर हैंड। समटाइम्स जब मैं थक जाता हूं, मेरा नहीं मन करता है कि वो रब करके मैं करूं, तो मैं केवल हाथ से अपने पैरों के ऊपर तेल की मालिश कर लेता हूं, बट वो मुझे बेनिफिट कर रही, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा। वंडरफुल, थैंक यू। यस। डॉक्टर शिल्पा तोतला। डॉक्टर शिल्पा, आर यू देयर? यस 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 यस। यस, आई एम देयर। गुड इवनिंग सर। वेरी बहुत गुड इवनिंग। बढ़िया। आपने साइंस को इस कॉन्सेप्ट के साथ इतना अच्छा जोड़ा कि वो न्यूरॉन्स को हिट ही हो गया। सो सर, मेरा एक सवाल है कि मैं मॉर्निंग में ऐसे जो बहुत सारे मुझे मेडिटेशंस पता है, तो 5-10 मिनट करती हूँ। अभी मैंने एक नया कुछ सीखा है, क्लैपिंग एंड ऑल, तो वो भी मैं कर रही हूँ। होपनो अपनो मैंने कनेक्ट किया है। तो अब मेरा एक ही सर हो रहा है, जो गायत्री मंत्र हमको कहना था, वो कहीं ना कहीं छूटता है। तो मैं उसको क्या करती हूँ सर, जब है ना जॉग, मैं 3 राउंड्स जॉग करती हूँ, उस वक्त बोलती हूँ। बट इट रियली ऑलवेज कंफ्यूजेस मी, मैंने एक्चुअली क्या करना चाहिए उस वक्त? शुड आई बी माइंडफुल अबाउट माई जॉगिंग, और शुड आई से द गायत्री मंत्र एट दैट टाइम? व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दैट, मतलब? देखिए, माइंडफुलनेस के साथ जॉगिंग करना भी अच्छा है, लेकिन डिफिकल्ट है, बिकॉज जब आप फिजिकली अपने आप को इस मूवमेंट में रखते हैं ना, एनर्जी के, तो जब आपकी बॉडी लगातार मूव होती जा रही है, तब वहां पर ध्यान बनाना, माइंडफुल होना बड़ा डिफिकल्ट है। देन ओनली माइंडफुलनेस यू कैन डू इज टू वॉच योर सेल्फ जॉगिंग, यू नो, हम्म। सिंपल, कि मेरे पैर किस तरह से पड़ रहे हैं, बॉडी एग्जैक्टली, मूवमेंट हाँ कैसी हो रही वही। है। दिस इज द ओनली थिंग यू कैन हैव, यू नो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। हाँ। भी ये ही आप उसमें कर सकते हो। गायत्री मंत्र ऑफ कोर्स शुड नॉट बी chanted while jogging or moving, because the syllable of Gayatri mantra creates a different type of vibration in your spine. तो वो जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो जब आदमी बैठा है विद द स्पाइन स्ट्रेट, तब वो वाइब्रेशंस के असली असर उसको दिखाई देते हैं। इसलिए इट इज कंसीडर्ड एज अ मोस्ट सेक्रेड मंत्रा विच यू शुड चैंट ओनली इन अ सिटिंग पोस्चर, एंड दैट टू ऑल्सो इन अ स्पाइन स्ट्रेट पोस्चर। अच्छा। तो ओके। गायत्री मंत्र तो आप चैंटिंग करना है तो बैठ के ही करें, भले ही 10 मिनट करें, लेकिन बैठ के करें। और जब आप वॉक कर रहे हैं, तो ये आप सिंपल वॉक कर रहे हैं या जॉग कर रहे हैं, तो सिंपल माइंडफुल रह के जॉगिंग करने की कोशिश करें, या अफर्मेशंस जो होते हैं वो आप बीच बीच में अपने साथ दोहरा सकते हैं, अपने को पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में रह के जॉगिंग अच्छा, करें। तो मेरे एफर्मेशंस में उस वक्त डाल सकती हूँ, उस टाइम हाँ, पे? ओके ओके। अफर्मेशंस बहुत, बिकॉज क्या हो रहा है, अफर्मेशन इज अ पॉजिटिव थिंग। हाँ। when you are walking and jogging, you are achieving something that is also creating a dopamine in your mind। तो वो दोनों मिलके तो बहुत जबरदस्त काम करता है। मैं तो मॉर्निंग में वॉक करते समय अपने अफर्मेशंस करता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो वो मैं बैठ के करती थी, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी, आई विल स्विच दैट, हाँ। ऐसे कर दूंगी। हाँ। और सर, दूसरा, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही बढ़िया है, ये प्लीज शेयर कीजिए। मैं सर्च कर रही हूँ तो मुझे हिंदी वर्जन मिल रहा है, समहाउ ये इंग्लिश वर्जन नहीं मिल रहा है मुझे, जो अभी आपने नहीं, बताया था न्यूरोप्लास्टिसिटी का। आजकल एक कि तो ना यूट्यूब पे वो ऑटो डबिंग फीचर आ गया है, तो वो अपने अपने उसमें आपको देखना पड़ेगा। मैं शेयर कर देता हूँ, पर मेरे इसमें भी ये होता है कि वो इंग्लिश को हिंदी कर देता है, इंग्लिश को कभी कभी हिंदी कर देता है। तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो तो उसको ऑटो इंग्लिश डब। में सुनना होगा तो क्या करना पड़ेगा सर, अगर ऐसा हिंदी अगर आ रहा है हाँ, वर्जन तो तो? उसमें क्या, मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब हम इसमें जैसे गए, तो यहाँ पे मोबाइल में आ जाएगा। हाँ, You with all of these activities. It's my ये देखिए Essential Tools card deck. सेटिंग में, They are cards that you can एक सेटिंग में ऑडियो ट्रैक में, ये हाँ। अगर जैसे वो अपने अच्छा आप ही अच्छा कभी अच्छा। कभी हिंदी पकड़ लेता है। अब देखो ये हाँ। हिंदी में बोलने लग जाएगी, ये दिस इज ड्यू टू एआई। कर सकते हैं, ओके। चलते उपयोग कर सकते हैं। कार्ड 8 से 17 सामान्य संज्ञानात्मक विकृतियों को दर्शाते हैं। ये अच्छा। आपको ओके। अनुपयोगी विचार पैटर्न तो यहाँ पहचानने पे में मदद आप कर जाके सकते हैं। ऑडियो कार्ड ट्रैक 58 से में 24 आपको अपने भावनाओं ओरिजिनल और कर कार्डों को लीजिए। label your emotions. अच्छा, And cards ओरिजिनल। 39 हाँ। to 46 give you 8 ठीक ground है ठीक है ठीक है, फिर तो मिल गया है मुझे।
है ना। तो ऐसा है सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा सब लोगों से बात करके, और अगली बार फिर से इसी को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पॉजिटिव थॉट्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंटिफिक तरीके से हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। कुछ और प्रैक्टिसेस के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सर।